कर क्या रहे हैं ये, ताजमहल वहल बना रहे हैं क्या? फॉल सीलिंग का काम चल रहा है? क्या हो सकता है, लाइट वाइट लगाए हैं? हाँ। अभी मैंने कहा कि हमें भी सौभाग्य मिले, एक बार बन जाए तो बताएं, कह देना जिस दिन तैयार हो जाए बताना हमको, हम आपको पुरस्कार देंगे। ओके चलो, लास्ट क्या बात की थी हमने? एंग्लो मराठा नहीं, एंग्लो मैसूर। एंग्लो मैसूर वॉर। अब तो कोई आने वाने वाला नहीं है। हाँ। सब ऑर्डिनेंस अलायंस पॉलिसी ऑफ कार्नेटिक और तारनकोर। अरे दो दो लाइन्स ही तो थी, क्या था उसमें? कुछ है नहीं स्पेसिफिक, देखो उसको नहीं भी बताता तो कोई ज़रूरी नहीं था। एक एक लाइन बता दिया, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो एक एक लाइन है, बस पढ़ लो आप, फैक्ट्स ही है और कुछ है नहीं उसमें। ठीक है। देन जब टीपू की डेथ होती है 1799, वुडियार डायनेस्टी फिर से रिस्टोर कर दी जाती है। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? मैसूर में, ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। तीन होंगे, ठीक है। थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स आर देयर। थोड़ी थोड़ी डिटेल्स वगैरह देखते हैं इनकी। ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है ना? बता देना, पता लगे सबटाइटल का इंतजार कर रहे हो। रिकॉर्डिंग भी देख ही लूँ, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो। पहला, फर्स्ट वाले का टाइम क्या था? मैंने बोला था कि जब सेकेंड वॉर चल रहा था एंग्लो मैसूर, लगभग सेम टाइम पीरियड था, है ना? ठीक है। तो 1775 से 82 तक ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइम। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर मराठास जीत जाएंगे, ठीक है। बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले देखो ये सेम टाइम है जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना? तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि एक ट्रिपल अलायंस बनेगा, मैसूर, मराठास और हैदराबाद, ये तीनों साथ लड़ेंगे ईआईसी के अगेंस्ट, क्योंकि मोटिव सबका सेम है। हैदराबाद का निजाम परेशान है ईआईसी से, परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस है। सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाले पहले थे। कोई सब्सिडरी अलायंस अगर साइन कर लेगा ईआईसी के साथ, तो ईआईसी क्या करेगा? आपको हर बात पे टोकेगा। तो हैदराबाद परेशान, टीपू की तो ऑलरेडी लड़ाई चल ही रही है, टीपू की तो बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है। और मराठास दे आर ऑल्सो परेशान, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी वो भी परेशान है। तो दिस इज द टाइम पीरियड, और सेम टाइम पे जो है चल रहा है एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। तो इसीलिए देखो सेकंड एंग्लो मैसूर वार ये लोग जीत जाएंगे और मराठास जीत जाएंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। रीजन इज कि ये तीन लोग एक साथ हैं, इंडिया की तीन सबसे बड़ी पावर्स लड़ रही हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 82 में जब ये टूट जाएंगे, अलायंस टूट जाएगा, मतलब मैसूर अलग लड़ेगा, उसके बाद मराठास अलग लड़ रहे हैं, हैदराबाद अपना, वो तो खैर क्या ही लड़ते हैं, उनके पास उतना था ही नहीं कि वो लड़ पाए, ठीक है। देखिए शुरू कहाँ से हुआ, उससे पहले एक चीज़ खाली आप कर लो, फैमिली ट्री यहाँ एक बार बना लो, ताकि जब मैं इसको समझाऊं कि इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, इसे शॉर्ट में जल्दी से लिख लो। हमने फैमिली ट्री बनाई है ना, उसको एक बार चाहे लिख लो, मत बनाओ, मर्जी, जिसको याद हो मत करो आप, लेकिन यहाँ मराठास की फैमिली ट्री लिख लो, स्पेशली पेशवास की, क्योंकि वो नाम आएंगे ना, कभी नारायण राव आएगा, रघुनाथ राव आएगा, जैसे तुम्हें याद है, जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत 19-20 होगा, तो यहीं पे फैमिली ट्री बना लो आप उनकी। तो उससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि, हाँ मैं बताता हूँ। तो हम बालाजी विश्वनाथ से शुरू करते हैं, क्योंकि छत्रपति का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, टाइम बताना मानो। 13 से 20 ना, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ये कब किसके बाद आएंगे? साहू जी महाराज के बाद, है ना। सबसे पहले शिवाजी, छत्रपति, साहू जी महाराज, छत्रपति, और यहां से चेंज हो जाएगा, अब पेशवाज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले शिवाजी, देन साहू जी महाराज, एंड देन बालाजी विश्वनाथ। इनके बेटे रणवीर सिंह, है ना, बाजीराव। टाइम पीरियड 2040, ठीक है। ही वॉज सन, इनके बेटे थे बाजीराव। अब बाजीराव का एक भाई भी था ना, चीमाजी अप्पा, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के दो बेटे, मतलब
एक बालाजी एंड देन सेकेंड इज चीमाजी अप्पा। चीमाजी अप्पा का तो कोई रोल था नहीं कि कुछ है टाइम पीरियड, नहीं ना, ठीक है। तो सबसे पहले शिवाजी, देन कम्स साहू जी महाराज, ठीक, ये दोनों छत्रपति थे। एंड देन कम्स बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी साहू जी महाराज की, ही वॉज पेशवा, तो अब पावर पेशवास पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही साहू जी महाराज हटते हैं, पेशवास केम टू द पावर। ओके, बाजीराव के कितने बेटे? दो। नाना साहेब, कातिल चाचा, नाना साहेब, टाइम पीरियड 40-61। तो बाजीराव के दो बेटे, नाना साहेब एंड रघुनाथ राव, है ना। एक साल इनका भी होगा ना, रघुनाथ राव, 73 एंड 4, ठीक, 73-74। बाजीराव के दो बेटे, नाना साहेब एंड देन रघुनाथ राव, किलर चाचा लिख सकते हो अगर किसी को याद रखना हो तो, ठीक है। अब नाना साहेब के तीन बेटे, तीन ना, कौन कौन? विश्वास राव, हु इज देन माधव राव, वन है ना, हाँ, क्योंकि टू भी आएगा। माधव राव एंड देन थर्ड इज नारायण राव, नारायण राव, ठीक है। ठीक, तो ये चाचा जो है इसको मरवा देंगे टू बिकम द पेशवा। टाइम पीरियड है, नारायण राव का टाइम पीरियड होगा, हम्म, या चल ही नहीं रही पेन। क्योंकि 73 में ये जाएंगे उसको मार करके, ठीक। अच्छा, अब रघुनाथ राव का एक बेटा होगा, बाजीराव टू, लास्ट पेशवा ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद पेशवाशिप अबॉलिश हो जाएगी, क्योंकि वही लास्ट होगा अंग्रेजों से लड़ने वाला, है ना। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होगा वो बाजीराव टू होगा, उसमें मेन लीडर, उसके बाद पेशवाशिप अबॉलिश हो जाएगी। तो इनका बेटा कहाँ लिखे, यहीं, चलो अच्छा ये इधर कर लेना आप। तो इनका बेटा था बाजीराव टू, कितना था? इसका टाइम पीरियड ठीक ठाक होगा, 96 से 18, ठीक, बाजीराव टू। और इसको आप लिख लेना, ही इज द लास्ट पेशवा। इसके बाद पेशवासी भी खत्म कर देंगे अंग्रेज, लास्ट पेशवा, ठीक है। अब इससे थोड़ा ये क्लियर रहेगा जब हम बात करेंगे ना, अभी बार बार नाम आएगा, अलग अलग नाम आएगा कि कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। माधवराव टू किससे रिलेटेड इसमें? नारायण राव से। अच्छा, इनका इन्फेंट सन है ना, व्हेन ही वाज किल्ड, इन्फेंट सन माधवराव टू, ठीक है, हाँ। और माधवराव टू के साथ क्या होगा? इसका भी टाइम होगा, कितना समय है? 61 से 72। अरे तो बाप की जिंदा रहते नहीं हो सकता। मतलब टाइम पीरियड क्या लिखा है मैंने, 61-72 है, नहीं है, 61 से 72। इन्फेंट का टाइम पीरियड क्यों लिखा बताऊं? बिकॉज नाना फडनीस, इफ यू रिमेंबर, नाना फडनीस क्या इन्फ्लुएंस था। देन ही कमिट सुसाइड एट द एज ऑफ 21, 24 कब था? 21 ना, 61-72, ठीक है। तो ये फैमिली ट्री अभी काम आएगी, क्योंकि अभी ये जिक्र आना शुरू होगा। माधवराव टू इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका भी जिक्र आएगा, क्योंकि नाना फडनीस इसको सपोर्ट करेंगे एंड बाजीराव टू विल बी सपोर्टेड बाय द अदर पेशवास, ठीक है। सिंधियाज बेसिकली उसको सपोर्ट करेंगे, फैमिली ट्री, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट वाज द रीजन। अच्छा, लो कर दूं, ये वाला है। इसका नाम, माधवराव टू को सवाई माधवराव भी बोलते थे, ठीक है ना। नाम लिख लेना इसका, आप पता होना चाहिए कि सवाई माधवराव भी बोलते थे इसको। माधवराव टू का नाम सवाई माधवराव भी था, सवाई, और उसके बाद ये एम माधवराव, ठीक है।
इसका टाइम पीरियड 75 से 95 है, माधवराव टू का टाइम पीरियड 75 से 95, हाँ, क्योंकि नाना फडणवीस होंगे ना, डायरेक्ट ये नहीं इसके नाम पे नाना फडणवीस, लेकिन ऑन पेपर ये है डिफैक्टो नाना फडणवीस, डी जूरे इज दिस माधवराव टू, ठीक है 95। सवाई माधवराव भी नाम था और इसका टाइम पीरियड है 75 से 95, ठीक है। जब 95 आएगा, 95 मतलब आते आते कितने साल को, इन्फेंट था 20 साल लगभग हो गया, 21वां साल लगा होगा, उसी साल ही सुसाइड कमिट कर लेगा, ठीक है 75 से 95, ठीक है। और 12 मिनिस्टर्स होते थे पेशवाज में, ठीक है ना, कोई भी छत्रपति होगा उसकी काउंसिल में 12 मिनिस्टर्स, जिसमें से एक पीएम होगा, लेकिन पावर्स आर सेम, पावर्स आर सेम, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर होने के लिए ऐसा नहीं होगा कि यू आर गेटिंग मोर पावर। इसीलिए जब आप सोच के देखो कि अगर बालाजी विश्वनाथ को स्पेशल पावर्स मिली, साहू जी महाराज ने स्पेशल पावर्स दी इनको, उसकी वजह से बाकी पेशवाज नाराज होंगे कि नहीं, भाई तुम तो मेरे साथ उठते बैठते थे, हाउ यू आर गेटिंग सच स्पेशल ट्रीटमेंट, तो ये अच्छी नहीं लगेगी बात ना। और ये आगे चल के रीजन बनेगा, ये एंग्लो एंड देन दिस मराठा वॉर। तो देखो मेन रीजन क्या होगा, तो फर्स्ट एम लिखना, तो ये क्लियर रखना कि एंग्लो मैसूर के लिए भी यही स्टैंड करता है, एंग्लो मराठा के लिए भी, तो क्लियर रहना, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसका रीजन क्या था, फैक्शनलिज्म, क्या होता है ये, गुटबाजी, ग्रुप पॉलिटिक्स है ना, एक बढ़िया वर्ड है गुटबाजी, ठीक है। ग्रुप पॉलिटिक्स, ग्रुप पॉलिटिक्स क्यों हो रही, क्योंकि किसी एक पेशवा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वाई, कि क्यों बालाजी विश्वनाथ की फैमिली को ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, भाई चीमा जी अप्पा भी थे, बाकी भी मराठा सरदार थे, उनको क्यों नहीं, भाई हमारे भी पेशवा बन सकते हैं, बाकी भी तो फैमिलीज हैं, होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं, बहुत सारे लोग हैं, भोसले हैं, उनको क्यों नहीं, वाई, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ क्यों, तो भाई बुरा तो लगेगा ना। जैसे अगर समझो कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, किसी एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे तो बाकी को बुरा लगेगा, है ना लगता ही है ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि भाई बाकी लोगों को ये चीज़ खराब लग रही थी कि भाई आप क्यों एक ही को सपोर्ट कर रहे हो। अब फैक्शनलिज्म चल रहा है कि भाई सारे मराठा सरदार अपने में तो तुर्रम खां हैं, उनको लगेगा ना कि मुझे मौका मिले मैं बन जाऊं पेशवा, मन में तो सबके होगा ना, भाई सारी फैमिलीज ही तो हैं, क्लैंस ही तो हैं, दो पावरफुल क्लैन होंगे तो किसी को एक दूसरे का साथ नहीं मिलेगा, राजपूत में हो गया, किसी की भी आप बात कर लो, यही तो प्रॉब्लम थी कि भाई कि कोई किसी को कम नहीं समझता, किसी से साथ देने की जगह जो उनको लगेगा कि मैं ही राजा बन जाऊं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फैक्शनलिज्म रीजन है, और फैक्शनलिज्म में मेन किसका काम है, चाचा, ठीक है, कौन बनना चाहता है, रघुनाथ राव, ठीक है। और रघुनाथ राव ने बनने के लिए क्या किया, गेट्स हिज नेफ्यू, ठीक है ना, हुज नेफ्यू, अब देखो फैमिली ट्री काम आएगी, नारायण राव, ही गेट्स नारायण राव किल्ड, ठीक, नारायण राव को मरवा दिया, नारायण राव के मरते ही खुद ये पेशवा बन के बैठ गया, एक साल ही बीता था, हुआ क्या, नारायण राव वॉज किल्ड बाई रघुनाथ राव, तो लिख सकते हो अगर याद रखना हो कि ही वॉज अंकल एंड हिज नेफ्यू, चाचा भतीजा, बोला भतीजे चल मेला घुमा के लाता हूँ ठीक है, मेला घूमने गया, ऊपर झूले से गिर गया ठीक है, तो ये चीज़ है, हाँ और क्या, बताएंगे थोड़ी। अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, अब रघुनाथ राव इज ऑन रडार, रडार पे किसके, देर आर फ्यू पर्सन जो कि नाना साहेब के लिए, कुछ पेशवाज होंगे जो नाना साहब के लिए, मतलब जो मिनिस्टर्स थे, 12 मिनिस्टर्स बैठे ना, कुछ होंगे जो नाना साहब के लिए भाई उनके क्या कहेंगे आप, उनके सपोर्ट में होंगे, या क्या कहेंगे वेल विशर्स, हाँ, तो कुछ नाना साहब के वेल विशर्स होंगे, उसमें सबसे बड़ा नाम किसका आएगा, फडणवीस, नाना फडणवीस, ठीक। तो हुआ क्या इसके बाद, नाउ आर आर इज पेशवा फॉर 1 ईयर, ठीक, इसके बाद आर आर मतलब राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। तो रघुनाथ राव इज पेशवा नाउ फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एंड दिस एंगर्ड नाना फडणवीस, क्या बात करके आए तुम लोग दिस एंगर्ड नाना फडणवीस, हाँ, तो नाना फडणवीस प्लस 11 मिनिस्टर्स,
नाना फडणवीस प्लस 11 मिनिस्टर्स, इन लोगों ने मिल करके किसको रिमूव कर दिया? रघुनाथ राव को। प्लस 11 मिनिस्टर, दे रिमूव्ड रघुनाथ राव। एक ही साल के अंदर रघुनाथ राव को उठा के फेंक दिया कि भाई ऐसे कैसे मार दिया तुमने नारायण राव को, है हमसे पूछ के मारते। ठीक, तो इनको ये बात पसंद नहीं है कि तुमने अपने मन से कैसे मार दिया, मतलब ऐसी बात नहीं थी जनरली, कि इनको लगा कि, क्योंकि देखो जैसे जो बाकी लोग जैसे नारायण राव हो गए, ये माधव राव टू हो गए, ये लोग बेसिकली, अरे सुनाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं है, नहीं दे रहा है, आगे आगे बैठो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो तुम यहाँ बैठो, यहाँ आओ हाँ, तो देखो नारायण राव नॉट वेरी पावरफुल, तो अगर नारायण राव बनता पेशवा तब भी नाना फडणवीस की चलती, क्योंकि वो मर गया। रघुनाथ राव इज, ठीक है भाई है ना, वो नाना साहेब का बेटा है, नाना साहब का बेटा भाई है, भाई है, बाजीराव का बेटा है ना रघुनाथ राव, बाजीराव का बेटा है ना, ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो अब जो है अगर वो बन जाता पेशवा तो बाकी मिनिस्टर्स की नहीं चलने वाली उसके सामने, किसी और का चांस खत्म हो जाएगा। खैर, तो नाना फडणवीस अलॉन्ग विद 11 अदर मिनिस्टर्स, क्योंकि 12 मिनिस्टर्स टोटल होते थे, जिसमें से एक तो नाना फडणवीस खुद हैं एंड ही इज द पीएम, प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन 11 अदर मिनिस्टर्स, इन्होंने रिमूव कर दिया रघुनाथ राव को, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज बार भाई कॉन्स्पिरेसी, बार भाई कॉन्स्पिरेसी। एक मर्डर और होगा मुझे लग रहा है आज एक यहाँ होगा, एक इधर होगा ठीक है। खैर, बार भाई कॉन्स्पिरेसी, ठीक, ये जो घटना थी कॉन्स्पिरेसी क्यों थी? क्योंकि चोरी छुप के मिले, प्लान बनाया एंड जा करके हटा दिया, अनाउंस करके जाते तो चांस नहीं था, ठीक है ना। so that's why it is known as बार भाई कॉन्स्पिरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहो आप, ठीक है। बार भाई कॉन्स्पिरेसी का नाम आएगा तो इट्स नथिंग बट रिमूवल ऑफ रघुनाथ राव बाई नाना फडणवीस एंड 11 अदर मिनिस्टर्स। अब देखो, क्योंकि ये मराठास के द्वारा हटाया गया है और 11 के मतलब 12 के 12 मिनिस्टर्स इसके अगेंस्ट हैं, तो अब इसको मराठास से तो सपोर्ट मिलना नहीं है रघुनाथ राव को। अब इसके पास एक ऑप्शन क्या बचता है? यही सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, कौन? यस, ईस्ट इंडिया कंपनी इज द ओनली ऑप्शन। भाई अगर मुझे पेशवा बनना है दोबारा तो मैं कहां भाग के जाऊंगा? मराठास को सपोर्ट तो मिलने से रहा, क्योंकि नारायण राव को मैंने मरवा दिया, बाकी लोगों को लगेगा ना भाई कल को सपोर्ट करो हम ही को मार दे। तो रघुनाथ राव, ये देखो सबसे बड़ी गलती थी, मराठास दोबारा कभी नहीं हारते, लेकिन क्योंकि ये कहां चला गया वापस ईआईसी के पास, तो रघुनाथ राव ही रैन टू ईआईसी। ईआईसी 3 जगह पे है अभी इंडिया में, कहां कहां, मतलब गवर्नर्स कहां कहां है? एक तो मुंबई, बंगाल, मद्रास, सबसे नजदीक कौन सा होगा? मुंबई, तो ये बॉम्बे भागेगा। भाई महाराष्ट्र इनका डोमिनियन स्टेट, बगल में मुंबई है, पहुंच जाओ। इसने क्या किया, ओवर बुक की और उसके बाद पहुंच गया, ठीक है। थोड़ी देर में ईआईसी को इसने मैसेज भिजवा दिया कि भाई आ रहा हूं, सपोर्ट तैयार रखना। तो ही रैन टू बॉम्बे, इसने बोला कि हमें पेशवा बनवा दो, तो ही ऑफर्ड 2 टेरिटरीज। फ्री में थोड़ी बना देगा पेशवा ईआईसी, कुछ तो देना पड़ेगा। तो टेरिटरी ऑफ बसीन, आज बसाई के नाम से जाना जाता है उसको शायद, बसीन एंड सेलसेटे, सेलसेटे, ये 2 टेरिटरीज बेसिकली मुंबई का ही ये पार्ट है महाराष्ट्र का। तो इसने 2 टेरिटरीज प्रॉमिस कर दी कि हमें पेशवा बनाओ, बदले में ये 2 टेरिटरीज आपकी, ठीक। तो ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी लगेगी। अच्छा एक चीज देखना, ये मुंबई का जो गवर्नर जनरल, मतलब बॉम्बे का जो गवर्नर है, ये उसके थ्रू हो रहा है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? बंगाल वाले के पास। क्लियर है ना? तो इसको चाहिए कि बंगाल वाले की परमिशन लो, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशंस में, अंटिल इट्स इमरजेंसी। इसको क्या लगा कि जब तक पूछने जाऊंगा टाइम निकल जाएगा, तो इसने क्या किया अपने ही उससे कि हाँ ठीक है मैं राजा हूं, मैं कहता हूं कि ठीक है ना। तो उसने ऑफर कर दिया कि भाई ठीक है ये 2 चीजें, इसको लगा कि बात अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छी है, 2 जगह मिल जाएंगी हमें मुंबई की। अच्छा बॉम्बे भी क्योंकि पोर्ट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट, ईआईसी को 2 जगह अगर मिल जाती है तो इट इज गुड फॉर देम, ठीक। अच्छा ये सब हुआ कैसे? इट इज, तो इट इज नोन एज, नहीं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इसके बाद होगी, दिस इज ट्रीटी ऑफ सूरत।
ट्रीटी ऑफ सूरत में ये बात हुई 1775, क्या कि रघुनाथ राव को पेशवा बना दो, बदले में 2 टेरिटरीज आप रख लो। ठीक, दिस इज ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, और इस ट्रीटी ऑफ सूरत की वजह से क्या, इट लेड टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। दिस ट्रीटी लेड टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इस ट्रीटी की बदौलत था कि एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया। ठीक, अब जैसे ही ये बात पता चलती है किसको, टाइम पीरियड किसका होगा इस टाइम पे जब ये लड़ाई हो रही है, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स, वही होगा ना। ठीक है, 7385 वॉरेन हेस्टिंग्स ही होगा ना। ये बात पता चलती है किसको, वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स 7385 करंटली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके पास टोटल पावर्स हैं। पावर्स क्यों हैं, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया में मैंने बोला था कि सारी पावर्स किसके पास चली गई हैं, क्राउन के पास, है ना। वॉर की पावर्स, पीस की पावर, टेरिटरी एनेक्सेशन, ये सारी पावर्स किसके पास है, क्राउन के पास है। क्राउन ने क्लियर बोला कि आप किसी कंक्वेस्ट में भाग नहीं लोगे, बोल रखा है ना। तो मतलब अब क्राउन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब दिस गाय। तो सारी पावर्स इसके हैं। तो भाई अगर कहीं पे लड़ाई वड़ाई हो रही, साथ दे रहे हो, तो किसकी परमिशन चाहिए, इसकी परमिशन। और इसकी परमिशन क्यों, क्योंकि द ब्रिटिश इकोनॉमी इट वाज ब्लीडिंग अलॉट। भाई लड़ाई लगातार चल रही है, मैसूर से लड़ाई चल रही है, प्लासी हुआ, उधर फ्रांस से जूझे पड़े हैं, मतलब अलग अलग फ्रंटियर्स पे लड़ाई चल रही ना। तो क्लियरली मना इसलिए कर रखा था कि भाई पैसा ना खर्च करना इस पे, अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक, ट्रेड करने गए हो, प्रॉफिट बना के दो, पैसा खर्च करने नहीं गए हो, कमाने गए हो। ठीक, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलती है, तो देयर इज अ पॉज इन द वॉर, कहता कि रोको, लड़ाई रोक दो यहीं पे। और लड़ाई रुकेगी किसके थ्रू, नाउ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये लड़ाई किसके थ्रू रुकेगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। ठीक, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में बोला कि लड़ाई रोक दो, क्लियर है। अब इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या बातें थी वो आपको बताता हूँ, उससे पहले एक चीज, ठीक है खैर बता तो दिया ही, फिर भी अगर नोट साइड में करना चाहो तो ये नोट कर लेना कि रीजंस क्या था इसको पॉज करने का। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका था, जिसमें जो पॉलिटिकल मैटर्स थे वो क्राउन के पास थे। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पॉलिटिकल मैटर्स आर लाइक पॉलिटिकल पावर्स, ऐसे बोल लो आप कि जो भी इसकी मैटर के पावर्स हैं वो है क्राउन के पास। तो अब क्राउन बताएगा कि आपको लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, ट्रीटी करनी है कि नहीं करनी है, एम्पायर बिल्डिंग करना है कि नहीं करना है। ठीक, और क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अगर इसका जो है हाँ नहीं है तो आप कहीं भी लड़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसने तत्काल प्रभाव से उसको रोक दिया। और कब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स कब एक्ट कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे का उन पे वार हो जाए, उन पे अटैक हो जाए। तो इतना टाइम नहीं होगा ना कि वो लेटर लिखें, फोन तो है नहीं कि फोन कर देंगे अगर साहब मार हो गई है बंदे भेज दो, टाइम नहीं मिलेगा ना। इफ देर इज अ सडन अटैक देन दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, या कुछ ब्रिटिशर्स में प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड वगैरह में, दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, अदरवाइज दे कैन नॉट। तो दिस इज द रीजन कि ये पॉज हो गया था। ठीक, अच्छा एक चीज, ट्रीटी ऑफ सूरत बिटवीन ईआईसी एंड रघुनाथ राव, लेकिन ईआईसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉम्बे का गवर्नर जनरल, इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम नहीं आएगा। यहां वॉरेन हेस्टिंग्स इज देयर, दिस ट्रीटी इज बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग्स एंड रघुनाथ, सॉरी हु इज एल्स, नाना, कौन है, नाना फडणवीस, बिकॉज रघुनाथ राव के साथ तो ईआईसी है ना। दिस बैटल इज बिटवीन रघुनाथ राव प्लस ईआईसी वर्सेस नाना फडणवीस एंड अदर मराठा सरदार, यही तो है ये लड़ाई। ठीक है ना, तो दिस ट्रीटी इज बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग्स एंड देन फडणवीस, नाना फडणवीस, एंड दिस ट्रीटी इज बिटवीन लाइक जो भी गवर्नर था उस टाइम बॉम्बे का प्लस रघुनाथ राव। देखो तो इस ट्रीटी के थ्रू ये बैटल पॉज हो गया, युद्ध वहीं पे रोक दिया गया कि अब लड़ाई नहीं होगी। अब इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या पॉइंट्स थे, कुछ एक दो पॉइंट्स वो बता देता हूं आपको, ठीक है। ओके, तो देखो अब इसका आउटकम क्या था। तो सबसे पहले पेशवा कौन था, इन्फेंट कौन था उस टाइम पे, हाँ, माधवराव टू। देखो ये फैमिली ट्री यहाँ होने का फायदा ही होगा ना कि आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो पेशवा माधवराव टू को ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईआईसी, है ना।
इसको पेशवा मान लिया, ईआईसी ने बोला कि ठीक है भाई माधवराव टू इज द पेशवा। क्यों माधवराव टू बन रहा है? क्योंकि नाना फडणवीस को पता ही इज एन इन्फेंट, इसके पापा को मारा गया है, तो आई बी द व्हाट डिफेक्टो, डिफेक्टो रूलर मैं हो जाऊंगा, ये डी जुरे रहेगा, है ना। तो पहली बात ये हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर में। और इसके बदले में अब देखो ईआईसी किसी को रिकॉग्नाइज करे तो कुछ ईआईसी को भी चाहिए, बदले में सेल सटे मिल जाएगा ईआईसी को, ठीक। ईआईसी गॉट सेल सटे, हिंदी में सल सत्ते बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां प्रॉमिस हुआ, देखो यहां प्रॉमिस हुआ है ना, लेकिन जब रघुनाथ राव बनता पेशवा दोबारा तब ये मिलता ना, बना थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि मैं पहले दे दूं पर कल को ब्रिटिशर्स पलट जाएं कि नहीं बना रहे क्या कर लेगा, अब तो हमारे पास ही है। तो ईआईसी गॉट सेल सटे, प्लस एक और चीज थी ईआईसी ने ये एक सेकंड रुको, अच्छा रुको आप पूछो, आप पूछो। नहीं नहीं, अभी तक देखो मराठास जब हारे वहां पे, देयर आर क्लैंस, दे आर स्टिल पावरफुल, अभी तक नहीं इंटरफेरेंस है जब तक सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं हो जाएगा। क्योंकि रघुनाथ राव इज, देखो देखो दिस इज द थिंग कि कोई मान्यता कैसे देता, आप किसी को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे एज अ पेशवा। नाउ यू आर बिकमिंग द ऑल इंडिया पावर। देखो दे आर लिमिटेड टू महाराष्ट्र, मराठास अब पूरे इंडिया में थोड़ी बचे, मैसूर इज लिमिटेड, हु इज ऑल इंडिया पावर ईआईसी, बट डी फैक्टो डी जूरे इज स्टिल मुगल्स आर देयर, ठीक है ना, बट डी फैक्टो इज ईआईसी, ईआईसी इज बिकमिंग ऑल इंडिया पावर। भाई ट्रेवेनकोर को कब्जा रखा, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अभी आज ही हम पढ़ेंगे कि भाई सिक्स को भी ये लोग अनेक्स कर लेंगे, तो दिस इज द थिंग। तो दे रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ पेशवा। एक और कंडीशन थी ईआईसी की कि मराठास वोंट अलाउ एनी फॉरेनर्स इन दियर टेरिटरी, फ्रेंच स्पेशली, ठीक। अपनी टेरिटरी में मराठास फ्रेंच को अलाउ नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे घूमने ही आ रहा हो, बट नो तो नो, ठीक है ना, ना कोई घूमने आएगा ना कोई रहने आएगा। आएंगे आएंगे देखना, कल तक हो सकता है तुम लोगों से पहले ये लोग बैठे मिले। ठीक है, आगे। तो जहां भी मराठास की टेरिटरी होगी, अभी भी मराठास में देखो गुजरात इनके पास है, गुजरात में क्लैन बैठा है ना वडोदरा, कौन है? गायकवाड़ ऑफ वडोदरा। देन मध्य प्रदेश में है होलकर से, सिंधियाज है दिल्ली में, बताया था ना बैकग्राउंड में सिंधियाज, एंड देयर इज अनदर भोसलेस ऑफ नागपुर। ये कुछ एरियाज है ना मराठास के पास अभी भी। अनदर थिंग उड़ीसा इज ऑल्सो विद मराठास, अलीवर्दी खान के टाइम पे, अभी आगे एक लाइन लिखवा दूंगा आपको, खैर। तो मराठास अलाउ नहीं करेंगे फ्रेंच को, 1776 में ये बात होती है, लेकिन नाना फडणवीस को ये बात समझ आ गई कि मराठास करना क्या, सॉरी ईआईसी करना क्या चाहती है, और ये वाला प्रॉमिस नाना फडणवीस तोड़ देंगे। जस्ट आफ्टर द संधि नाना फडणवीस ने इसको वायलेट कर दिया, इस क्लॉज को वायलेट कर दिया। हाँ अच्छा इट्स ओके, यहां तक समझ आया ना, ईआईसी गॉट सेल सेट है। देखो अब इन्होंने बोला कि भाई, ईआईसी ने बोला कि आप किसी भी फ्रेंच को अपने किसी भी एरिया में अलाउ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंच का ऑलरेडी लड़ाई चल रही बैकग्राउंड में। नाना फडणवीस को समझ आया कि ईआईसी करना क्या चाहती है, बेसिकली क्यों आप किसी और को काट रहे हो। जैसे एक चीज सोच के देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए करूँ कि इससे बात मत करना बिल्कुल भी, तो ऑब्वियसली मेरी कोई प्रॉब्लम होगी उससे, या फिर मतलब कुछ भी हो, मैं पावरफुल बनना चाहता हूं या मुझे पता है कि ये मेरे लिए रोड़ा बन सकता है पावरफुल होने में, सेम थिंग वहां। अच्छा ओके। खत्री। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ईआईसी के लिए फ्रांस इज प्रॉब्लम, मराठास आर ऑल्सो प्रॉब्लम। अब अगर दो प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी तो इट्स अ बड़ी प्रॉब्लम, तो वो चाहते नहीं कि मिले, तो बोला कि भाई कहीं भी टेरिटरी में अलाउ नहीं करना। नाना फडणवीस को समझ आया कि ये लोग एम्पायर बिल्डिंग में लगे हुए हैं, तो मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे फ्रेंच के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि मैसूर कैसे आगे बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ फ्रेंच। नाना फडणवीस को भी लगा कि भाई दोस्त बनाने में क्या बुराई है, तो नाना फडणवीस ने ये वाला क्लॉज जो है वो वायलेट कर दिया। तो ही अलाउड फ्रेंच अ पोर्ट इन कोचीन, एक पोर्ट दे दिया कि ये पोर्ट यूज कर लो तुम। और उसके बाद फिर क्या होगा, सॉरी कोंकण कोस्ट लिखना आप, कोंकण कोस्ट लिख लो तो ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो दिस क्लॉज, मैं कह रहा हूं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर इट वाज वायलेटेड
बाई नाना फडणवीस। ठीक है, कैसे? कोंकण कोस्ट में ही अलाउड फ्रेंच। और किस तरह से अलाउ किया? ही गेव अ पोर्ट, मतलब दिया नहीं था, यूज करने के लिए दिया था बस, ऐसा नहीं कि दे दिया लो तुम्हारा, सिर्फ यूज कर लो कि भाई आओ ये व्यापार व्यापार करो। और दिस लेड टू कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वॉर, क्योंकि टाइम 1782 तक है, 1782 तक, क्योंकि इस हिसाब से तो 1776 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, द वॉर रिज्यूम्स, लड़ाई चालू हो गई। ठीक है, मतलब देखो सैनिक वैनिक अपना तलवार वलवार पैक करके घर जा रहे होते हैं, फिर पता चलता अच्छा फिर चलो। ठीक है, अभी गए ही थे, जैसे आपने पॉज कर दिया कुछ काम वाम करके रिज्यूम कर दिया, तो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा पॉज आया, अब तक घर पर जाने के लिए तैयारी हो ही रही थी कि फिर से लड़ाई शुरू हो गई। कई लोगों की शादी वादी होने वाली रही होगी कि भाई लड़के आ रहे हैं EIC से, है ना, मुहूर्त तय तय हो गया होगा कि भाई इस दिन को शादी है, वापस आ रहे हैं, फिर पता लगे शहीद हो गया बेचारा। ठीक है, तो सो द वॉर रिज्यूम्स, अब ये लड़ाई फिर से रिज्यूम हो जाती है अगेन। रिजल्ट क्या होगा इसका, इस लड़ाई का रिजल्ट मैंने पहले ही बोला था, मराठास वन दिस बैटल। जब मराठास जीत जाएंगे तो ना तुम्हें सलसटे मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बात देखो है क्लियर, यही तो बात तो तब थी जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर बनी रहती, अब तो क्योंकि हम जीत गए तो फिर क्या ही कुछ नहीं लोगे। ठीक है, खैर मराठास वन, और क्यों जीते, क्योंकि देयर इज अ ट्रिपल अलायंस। ठीक है, इसी सेम टाइम पे मैसूर ऑल्सो जीत जाएगा, हैदराबाद भी अपने आप को अलग कर लेगा चीज़ों से। ठीक, अब जब ये मराठास यहाँ जीत गए, देखो मराठास क्यों जीते, इन ब्रैकेट आप लिख लेना कि बिकॉज देयर इज अ ट्रिपल अलायंस, मराठास मैसूर एंड हैदराबाद फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द EIC, तो इट इज EIC वर्सेस तीन मेजर पावर्स, मराठास मैसूर एंड देन हैदराबाद। ठीक है, ओके खैर, ठीक है। मराठास वन कब, 1782 ईयर लिख लेना, इस एग्जैक्ट ईयर में नहीं जीते, क्योंकि ये ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे होगी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, खैर मराठास वन, और ये ना कोई कंक्लूसिव विक्ट्री नहीं है कि एकदम एक तरफा हरा दिया, लड़ते लड़ते थक गए, तो दे बोथ टायर्ड फाइटिंग, जैसे एक जगह से हराया, फिर दो चार सैनिक कहीं और थे वहां जाके हराया, मतलब लड़ रहे हैं। और पीछे वाला सीन जैसे मैंने बताया था रामायण वगैरह में, पीछे ऐसे 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 चल रहा है ना, वही हो रहा है कि मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, थक गए कि बस अब जाने दो, खत्म करो। तो यहाँ से होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, 1782, जिससे मराठास को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, महादजी शिंदे वॉज देयर एंड देन अदर पर्सन्स वर देयर, मराठास को बहुत सारा मिलता है, मतलब एरियाज मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, तो मराठास आर अगेन बिकमिंग पावरफुल। अब देखो राइज ऑफ मराठास अगेन, एक बार हार चुके हैं, देन अगेन राइज ऑफ मराठास। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ सालबाई, बिकॉज दे आर गेटिंग ह्यूज लाइक प्रॉफिट, टेरिटरीज मिल रही हैं, ब्रिटिशर्स करेंगे भाई तुम्हारे शर्तों पे हम रहेंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और होता है, किसी के साथ ट्रीटी होना मतलब नाउ यू आर फ्रेंड्स, फ्रॉम हियर ब्रिटिश एंड मराठाज आर फ्रेंड, ये बात हैदराबाद को नहीं पसंद आएगी, ये बात मैसूर को नहीं पसंद आएगी, तो यहाँ से ट्रिपल अलायंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1782 में एक और काम क्या होगा, एंड ऑफ ट्रिपल अलायंस। इसके तीन चार रीजंस मैंने आपको बताए थे पहले भी आई थिंक। टीपू किस माइंडसेट का है, सेम ईयर में डेथ हो जाती है हैदर अली की बिकॉज ऑफ कैंसर, कैंसर से आई थिंक, या जो भी था कोई बीमारी से, खैर। तो टीपू इज देयर, टीपू इज एक्सपेंशनिस्ट, उसको अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, टेरिटरी बढ़ाएगा तो किससे ओवरलैप होगी, हैदराबाद से ओवरलैप होगी, मराठा से ओवरलैप होगी, और कौन है आसपास, ट्रेवनकोर से होगी, है ना। तो अब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक रीजन था। अनदर रीजन कि भाई तुम तो ब्रिटिशर्स के दोस्त बन गए, है ना, कि कल तो तुम मेरे दोस्त थे, तुम अब मेरे दुश्मन के दोस्त हो, तो हमारी दोस्ती कैसे रहेगी, अब नाउ यू आर माई एनिमी। तो यहाँ से ट्रिपल अलायंस जो है वो खत्म होता है 1782 में, बिकॉज देयर आर वेरियस रीजंस, बट ट्रीटी ऑफ सालबाई इज अनदर रीजन, बिकॉज नाउ मराठास एंड ब्रिटिशर्स दे आर फ्रेंड्स। ठीक, हाँ, जनरली देखो मैंने वही बोला ना कि एक रीजन हो तो हो सकता था, टीपू इज एक्सपेंशनिस्ट, बात नहीं समझ आएगी, पसंद नहीं आएगी ना उसको, उसको बढ़ाना है अपना, कल को अगर वो मराठास पे अटैक करेगा तो EIC इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ये बात पसंद थोड़ी आएगी। तो जब दोनों से ही लड़ना है तो भाई दुश्मन मान के ही लड़े, पहले से तैयार रहो ना।
जैसे इफ यू आर अटैकिंग ऑन समवन, देयर इज अ फ्रेंड, दोनों दोस्त हैं, उसमें से एक तुम्हारा कॉमन फ्रेंड, तुम उस पर अटैक कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी जो तुम्हारा जिसको तुम फ्रेंड मानते हो वो भी उसकी तरफ से लड़ाई कर ले, तो उससे अच्छा तुम प्रिपेयर होकर ही जाओ कि मुझे दो से लड़ना है। दिस इज द थिंग ना। Fair. अच्छा अब देखो कुछ और पॉइंट्स। डेक्कन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EIC, वाई? बात की थी क्या हमने? डेक्कन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर EIC, ठीक, क्योंकि कॉटन ट्रेड, इट वाज रिच इन कॉटन ट्रेड, कॉटन लेड टू क्लोथ्स, है ना, क्योंकि सबसे रिच था ये, कुछ रिच एरियाज में से एक था इन कॉटन ट्रेड, और कॉटन की डिमांड आपको पता ही है कि स्पाइसेस से ज़्यादा हो चुकी है उस टाइम पे, ठीक, रिच इन कॉटन ट्रेड। और जो डेक्कन है वो किसके अंडर है? मराठास के अंडर है। डेक्कन इज अंडर मराठास। तो देखो आप, ये भी रिच इन कॉटन ट्रेड, प्लस गुजरात वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, लिख लो आप यहीं, गुजरात वाज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड इट इज़ विद मराठास। ये दोनों एरियाज किसके पास हैं? मराठास के पास। अब अंग्रेजों के बात ये पसंद नहीं आ रही कि किसी तरीके से इन एरियाज को हड़पो, कुछ कुछ बहाना बनाएंगे। अब अभी दोस्त बने हैं, धीरे धीरे घर आना जाना शुरू होगा, फिर एक दिन बिजली के बिल अपने नाम पे करवाएंगे, फिर कल को पूरा घर हड़प लेंगे, है ना। तो दिस इज द थिंग कि ये पहला स्टेप है, दोस्त बनो, फिर धीरे 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 मालिक बन जाओ, ठीक है। सौरभ, अपने मकान मालिक के साथ ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब दिस इज बैकग्राउंड इज डेवलपिंग हियर। अब नाउ सेकंड एंग्लो मराठा वार पे आते हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वार, अगेन व्हाट वाज द ईयर? 1803 से 5, ठीक। सेकंड होगा क्योंकि देखो इतने टाइम तक मराठास आर नॉट डिस्टर्ब बाय द ब्रिटिशर्स, अभी एकदम एग्जैक्ट डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, तो दे आर बिकमिंग पावरफुल। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब उनको लगेगा नाउ वी आर वेरी पावरफुल, लाओ फिर से लड़ाई कर लें। और इस टाइम पे गड़बड़ ये हुई कि इस टाइम पे होगा कौन? हु इज द गवर्नर जनरल दिस टाइम? इस टाइम पे देखो, टाइम देखो, वेलेस्ली, एम्पायर बिल्डर, खतरनाक आदमी वेलेस्ली, है ना। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आधे से ज्यादा मराठा एम्पायर वाज क्रश्ड बाय वेलेस्ली। जब तक वो जाएगा ना, वो आधे से ज्यादा मराठास को खत्म करके जाएगा। इस टाइम पे कौन होगा? वेलेस्ली होगा, ठीक है। 9805 में इसको वापस बुला लीजिएगा क्योंकि ये लड़ने मरने आया है, तो बहुत इकोनॉमी ब्लीड हो रही है ब्रिटिशर्स की, ठीक। अच्छा, इसका रीजन सेम अगेन, फैक्शनलिज्म, आपसी गुटबाजी चली फिर मराठा सरदार्स में कि भाई मैं पावरफुल हूँ, कहता मैं पावरफुल, कहता मैं पावरफुल। तीन चार क्लैन से सब आपस में लड़ रहे हैं कि मैं पावरफुल, मैं पावरफुल, मैं पावरफुल, यही चल रहा है। नाना फडणवीस अपने आप में तुर्रम खा कि मैं ही पावरफुल, है ना। तो दिस इज द थिंग कि इनमें चल रही है इन फाइटिंग बिटवीन द, तो व्हाट इज फैक्शनलिज्म इन फाइटिंग अमंग मराठा सरदार, लड़ रहे हैं कि भाई मैं पावरफुल, मैं पावरफुल। अच्छा, अब इसमें मेन रीजन क्या होता है? देखो, जो होलकर्स थे, होलकर्स वर अपोजिंग बाजीराव टू, सन ऑफ रघुनाथ राव, फैमिली ट्री, ठीक है ना। अब ये बाजीराव टू को पेशवा नहीं बनने देना चाहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, आई थिंक 14-15 साल का है ये इस टाइम पे, और थोड़ा मतलब अब ठीक है बच्चा है लेकिन थोड़ा बदतमीज टाइप का बच्चा था, ठीक। अब होलकर से इसको अपोज क्यों करें? होलकर से दुश्मनी क्या है देखना इसकी। तो उस टाइम पे जो होलकर था उसका नाम था जसवंत होलकर, जसवंत, ठीक। तो बाजीराव टू ने क्या किया, ये जसवंत का बड़ा भाई था, एक दिन इसको बुलाया कि आओ मिल लो। इसको पता था कि दे आर कि ये पसंद नहीं करते इसको, तो इसने बड़े होलकर को बुलाया, जसवंत होलकर के बड़े भाई को, बुलाओ खाना वाना खा लो हमारे यहाँ, ठीक। जसवंत होलकर आए, उनको पकड़ा और हाथी के नीचे कुचलवा दिया। ठीक है। तो ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो इसको फिलहाल। तो जसवंत होलकर के जो एल्डर ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर, ही वॉज किल्ड बाई बाजीराव टू, ठीक है। एग्जैक्ट यही था कि हाथी के नीचे कुछ चलाया, और मतलब इट्स कुछ जगह पे अगर आप ऐसी उनकी बुक्स पढ़ोगे बेसिकली, जो बाहर के लोग हैं, तो उन्होंने ऐसा लिखा कि वो इंजॉय कर रहा है उसको, कि ना मजा नहीं आया, हाथी के नीचे कुचल गया, ऐसे कर रहा है, ठीक।
कि फिर से हाथी को बैक गियर में डालो, फिर से कुछ चलवाओ, आगे लेके जाओ, पीछे लेकर आओ, मतलब चटनी बना दी। ठीक, अब किसी के बड़े भाई को मार देंगे तो वो ऑलरेडी गुस्सा हो जाएगा ना। होलकर्स आर अगेंस्ट द बाजीराव टू। एक तो होलकर्स इसके अगेंस्ट हैं, बाजीराव टू को सिंधियास का सपोर्ट था, ठीक है, दिस गाई वाज सपोर्टेड बाय सिंधियास। और होलकर्स और सिंधियास की पुरानी दुश्मनी, क्योंकि जब आप टेरिटरी देखोगे तो सिंधियास, ये नॉर्थ वाला रीजन, यमुना नदी का जो नॉर्थ रीजन है, मतलब ये दिल्ली आगरा ये वाला जो रीजन है, इट वाज सिंधियास। और होलकर्स जो बैठे हैं, मतलब वो एमपी वाला रीजन, ऐसे देखोगे दोनों की टेरिटरीज ओवरलैप हो रही होंगी, ठीक है ना, मिड पार्ट ऑफ इंडिया कि मतलब कि जैसे अगर ये बॉटम पार्ट है ना, तो देखो यहाँ लगभग होलकर्स हैं, सॉरी यहाँ सिंधियाज हैं, और जैसे देखो होलकर्स हैं, तो इनकी टेरिटरी डिस्प्यूट आपस में चल रहा था। तो होलकर्स और सिंधिया ये पुराने दुश्मन, इनमें कभी नहीं बनी। ठीक, तो एक तो होलकर्स की दुश्मनी है बाजीराव से, और होलकर्स की दुश्मनी है सिंधिया से, तो इसलिए सिंधिया एंड बाजीराव टुगेदर। ठीक, तो दिस इज होलकर्स लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट लिख लेना, या बॉर्डर डिस्प्यूट लिख लेना विद सिंधियाज। एक सिंधियाज से पहले ही लड़ाई चल रही है, होलकर्स ने इन दोनों को हरा दिया, बाजीराव टू को भी हराया और सेम टाइम पे सिंधियाज को भी हरा दिया, जो बाजीराव टू का साथ दे रहे थे। दिल्ली में स्टिल सिंधियाज आर देयर, उनको रिमूव करेंगे ब्रिटिशर्स। बट उस एरिया में एक किस एरिया की बात हो रही, खैर ये बात हो रही पूना की। पूना में होलकर्स ने बाजीराव टू प्लस सिंधियाज दोनों को हरा दिया, एंड पूना इज कैप्चर्ड बाय द होलकर्स। हाँ आकाश, कहाँ से? सेकंड से। देखो रीजन समझ आया, फैक्शनलिज्म, सब मराठा सरदार बोल रहे कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े। ठीक, अब उसमें होलकर्स हैं जो कि देखो ये बनने वाला था पेशवा, रघुनाथ राव का बेटा। ठीक, अब जब ये पेशवा बनने वाला था, होलकर्स को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? दो बातें थी, एक तो इनके बड़े भाई को हाथी से कुचलवा दिया, प्लस वैसे भी होलकर्स को ये पसंद नहीं था शुरू से ही रघुनाथ राव की वजह से। ठीक, एंड होलकर्स आई थिंक दे आर रिलेटेड टू नाना फडणवीस, दैट्स व्हाई ऑलरेडी देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक, होलकर्स को ये बंदा पसंद नहीं है, होलकर्स का सिंधियाज से ऑलरेडी लड़ाई है, तो सिंधियाज और बाजीराव टू को होलकर्स ने हरा दिया एक साथ। कहाँ पे? पूना, द एरिया इज पूना, आजकल पुणे बोला जाता है उसको, महाराष्ट्र का ही पार्ट है पुणे। ठीक है, अब देखो जब बाजीराव टू हार गया, पेशवा इसी को बनना था, तो अभी ये भाग के कहाँ जाएगा? बाप जैसा गद्दार, इसका बाप भी गया था, ये भी जाएगा। इन दो लोगों ने बेसिकली कह सकते हो कि मराठास को डुबा दिया। इसका बाप भी भाग के गया था ईआईसी के पास, अब अगेन बाजीराव टू भाग करके जाएगा ईआईसी के पास, और ये भाग करके सही आदमी के पास पहुंच गया। वो बॉम्बे गया था, ये आ गया हॉर्न हेस्टिंग्स, सॉरी इसके पास, वेलेस्ली के पास। ठीक, तो बाजीराव टू, रणबीर सिंह ऊपर से देख रहा होगा कि क्या कर रहा है मेरे नाम वाला। ही रैन टू ईआईसी, अच्छा वो तो जिंदा है लेकिन ना, मतलब पिक्चर में मर गया था। ठीक है, ठीक है, सो ईआईसी गया, और उस टाइम पे कौन होगा? वेलेस्ली। ठीक, वेलेस्ली तो आपको पता ही है कि ही इज अ एम्पायर बिल्डर, तो ही हेल्प्ड हिम रिकैप्चर पूना। रिकैप्चर पूना, ठीक है। और अच्छा किस शर्त पे? कि यू विल साइन सब्सिडरी अलायंस विद मी, इसीलिए जब आप देखोगे सेकंड वॉर खत्म होगा तो मराठास ने सब्सिडरी अलायंस, मतलब एक स्पेसिफिक कुछ लोगों ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, जिस जहां हमने ईयर्स लिखे उसमें ईयर देखना आप। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? बाजीराव टू साइंड सब्सिडरी अलायंस विद ईआईसी। आकाश परेशान मत हो, अभी बताता हूँ दोबारा सब्सिडरी अलायंस क्या है। ठीक है, आज फिर से रिवाइज कर लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि। खैर, यहाँ तक क्लियर है? होलकर्स ने सिंधियाज और बाजीराव टू को हराया, जिसकी वजह से बाजीराव टू भाग करके गया ईआईसी के पास। फिर ईआईसी आती है, उसने किसको हरा दिया? होलकर्स को। ठीक, और सेम टाइम पे ही सिंध, हाँ? अच्छा देखो, शुरुआत हुई बाजीराव टू और होलकर्स की दुश्मनी के साथ। बाजी एंड होलकर्स आर आल्सो एनिमी विद सिंधियाज। बाजीराव टू एंड सिंधिया टुगेदर fought against the Holkars. Holkars defeated them in Pune. Pune is captured by the Holkars. बाजीराव टू, अब मराठास का तो सपोर्ट मिलना नहीं है, he ran to EIC। EIC में किसके? वेलेस्ली के पास गया। ठीक, वेलेस्ली हेल्प्ड हिम टू रिकैप्चर पुणे।
और सेम टाइम पे ही अब ईआईसी को लगा कि यही सही मौका है, दिल्ली को भी ले लो। बताया था सिंधियास को दिल्ली से रिमूव कर दिया ईआईसी ने। नाउ दिल्ली इज अंडर, ये पहले हमने लाइन लिख ली है ना, ईआईसी, ठीक है। सेम टाइम पे देखो ये सिर्फ जो है ईआईसी वर्सेस नाना फडणवीस या होलकर्स नहीं है अभी, देयर इज अनदर ग्रुप गायकवाड्स। कहाँ के? ठीक है, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम चली, सिमिलर टाइम पे जब बाजीराव 2 भाग करके जाता है ईआईसी के पास, सेम टाइम पे ही यहां पे बड़ौदा गायकवाड्स में क्या चल रहा है, सक्सेशन डिस्प्यूट। यहां पे सक्सेशन डिस्प्यूट है, और ये फेवरेट टॉपिक था किसका, वेलेस्ली का। उसको खाली पता चले कहीं सक्सेशन डिस्प्यूट है, ठीक। जैसे फ्रेंच करते थे, मैंने बोला था कि फ्रेंच याद है, क्या नाम था, प्लासी ड्यूप्लिक्स, ड्यूप्लिक्स, उसने यही काम किया था, एक पार्टी को सपोर्ट कर दो। यहां सक्सेशन डिस्प्यूट कर रहा है, तो इसमें से मान लो 2 पर्सन हैं, दिस इज पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2। तो अब एग्जैक्ट टर्म नहीं है ना, किसी का जिक्र है इतना ज्यादा, इसमें से एक पर्सन को ईआईसी ने सपोर्ट कर दिया, ठीक। तो वन ऑफ देम, चलो मैं कहता हूं कि इसको ईआईसी ने सपोर्ट कर दिया कि भाई चलो सक्सेशन डिस्प्यूट में हम तुम्हारे साथ तुमको बनवा देंगे पेशवा वहां का, ठीक। तो दिस गाय, अब देखो लड़ाई किसमें है, सेकंड की बात मैं करूंगा, अगर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, तो देखो ये कौन कौन है, तो ईआईसी प्लस बाजीराव 2 प्लस गायकवाड़ वर्सेस नाना फडणवीस, ठीक है, एंड अदर मराठा सरदार। ये है देखो सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। अब देखो बात क्या हुई ना, ये दो मेजर पावर्स ईआईसी की तरफ चली गई, तो हारना तो था ही वहां, नाना फडणवीस इज अलोन। ये अदर्स में कोई बहुत पावरफुल लोग नहीं, इसलिए अदर्स लिखवाया, नाना फडणवीस इज द ओनली पावरफुल पर्सन हियर, ठीक। तो अब आउटकम आपको पता है क्या होना है, हारेंगे ये लोग, सब्सिडरी अलायंस साइन होगा, ठीक। तो यहाँ पे ईआईसी जीत जाता है, और इसी सिमिलर टाइम पे सिंधियाज हरा दिए जाते हैं दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि सिंधियाज, आई थिंक दिस इन अदर्स सिंधियाज आर ऑल्सो देयर, ठीक है। खैर यहाँ पे दो काम होता है, एक तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में यहाँ पे हार जाते हैं कौन, नाना फडणवीस हार जाते हैं, सिमिलर टाइम पे सिंधियाज हार जाते हैं दिल्ली में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे 1805 का टाइम आ रहा है, वेलेस्ली को वापस जाना है। बाय द टाइम वेलेस्ली गोज बैक, ही क्रस्ड हाफ ऑफ मराठा एम्पायर। इस चीज को आप एक लाइन में कहीं भी लिख लो कि वेलेस्ली सिंगल हैंडेडली क्रस्ड हाफ ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है। आउटकम क्या होता है, एक एक लाइन लिख लो आप इसका। ईआईसी गॉट द टेरिटरी, ईआईसी गॉट ऑल टेरिटरी, ऐसे लिख लो आप, ईआईसी गॉट ऑल टेरिटरी ऑफ नॉर्थ ऑफ जमुना। आज यमुना बोला जाता है, उस टाइम पे जमुना बोला जाता, दिल्ली वाली नदी है ये, मतलब वही रीजन बोला जो सिंधियास के पास था, जमुना ऑफ सिंधिया। सिंधियास की जो जमुना के, मतलब जो यमुना नदी उसकी नॉर्थ की जो पूरी टेरिटरी थी सिंधियास की, ईआईसी को मिल गई, क्योंकि सिंधियास आर डिफीटेड। प्लस लिखना आप ऐसे नीचे, ठीक है। सिंधियास टेरिटरी इन गुजरात, कुछ टेरिटरी इनके पास गुजरात में थी, वो टेरिटरी प्लस सब्सिडरी अलायंस विद सिंधियास, गुजरात की टेरिटरी प्लस जो सिंधियास बाकी बचे हुए थे अंडर द सब्सिडरी अलायंस, दे आर अंडर ब्रिटिशर्स। ठीक है। अब इसके बाद लिखना आप, इस मतलब वॉर के बाद क्या हुआ, ईआईसी अनेक्स्ड ओडिशा फ्रॉम भोसले ऑफ नागपुर, ईआईसी अनेक्स्ड ओडिशा, डबल आर है क्या है, जो भी है, डबल आर है या तो डबल एस है, जो भी हो, ओडिशा, हाँ ठीक है। ईआईसी अनेक्स्ड ओडिशा फ्रॉम भोसले ऑफ नागपुर। एनसीईआरटीज में यहाँ पे ना क्लियर नहीं किया है कि कैसे ईआईसी के पास आ गई या कब वो भोसले ऑफ नागपुर के पास चली गई। तो आपको याद होगा, तो एक टाइम था जब वहां का रूलर था अलीवर्दी खान, बंगाल का रूलर कौन था, अलीवर्दी खान।
मराठास लगातार रेड कर रहे थे उस पे। उस टाइम पे मराठास ने अलीवर्दी खान से उड़ीसा ले लिया था, ठीक। तो अलीवर्दी खान के टाइम पे अलीवर्दी खान रूलर था बंगाल का, जिस टाइम पे ये उड़ीसा भोसले ऑफ नागपुर मतलब मराठास ने उससे छीन लिया था या जबरदस्ती ले लिया था, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है? 40 से 56, 40 से कितना 50, 56 है ना। अलीवर्दी खान का जो टाइम पीरियड है 4056, ठीक है। तो इस टाइम पे मराठास वेयर द ऑल इंडिया पावर, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी मराठास के अंदर थे, बहुत सारे लोग लगातार रेड कर रहे थे, तो इसको लगा कि भाई एक टेरिटरी दे दो ताकि कुछ दिन शांति से रहने दे मुझे, ठीक। तो उस टाइम पे इन्हें उड़ीसा मिल गया था, विच इज पार्ट ऑफ बंगाल। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टुगेदर इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, ठीक, या बंगाल सूबा। ये भी किसको मिल गया? ईआईसी को। ईआईसी अनेक्स्ड दिस। उसके बाद 1803 के बाद आफ्टर 1803 दिल्ली केम अंडर ईआईसी, क्योंकि सिंधियाज आर डिफीटेड, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर भी आप लिख लो। दिल्ली प्लस गुजरात केम अंडर ब्रिटिशर्स 1803 के बाद, क्योंकि आप देखो जो रीजन उनको चाहिए था वो धीरे धीरे मिल रहा है। गुजरात की अभी हमने बात की थी कि उनको चाहिए। 1803 के बाद दिल्ली प्लस गुजरात केम अंडर ईआईसी। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस राजपूत के साथ, जाट्स के साथ एंड देन अदर इंडियन पावर्स। इस सब के बाद किसके साथ साइन हुआ? राजपूत। ईयर सबका लिख रखा हमने, ठीक है। तो इसके बाद फिर अगर यहां पे आप मेंशन करना चाहो कर लो। आफ्टर दैट सब्सिडरी अलायंस विद जाट्स, राजपूत, बुंदेलाज, ठीक है ना, सबका हमने लिख रखा ऑलरेडी। तो इसके बाद इन्होंने यहां मतलब जब मराठा से कर लिया, देन कम सब्सिडरी अलायंस विद जाट्स, राजपूत, बुंदेलाज विद एनुअल पेशकश, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस हुआ है लेकिन कुछ सब्सिडी भी तो पे करोगे पर ईयर, और क्यों किया है ना, विद एनुअल पेशकश की मतलब कुछ पैसा आप हमें ईयरली देते रहो। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा आते हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, बिकॉज हु इज कमिंग नाउ? लॉर्ड डलहौजी इज कमिंग। अब यहाँ एक एक चीज समझ लेते हैं। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, और ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन इस पे पूछ रखा है, तो इट इज 1813 ऑनवर्ड्स, 1813 से ही, क्योंकि देयर इज अ क्वेश्चन प्रीलिम्स में, और वो क्वेश्चन मतलब कब पूछा गया था? जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था बेसिकली मुझे उसमें कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1813 ऑनवर्ड्स, उसमें ना इसको न्यू पैरामाउंसी बोल दिया था कि क्या कहते हैं, जब डलहौजी आता है इसने न्यू पैरामाउंसी की। पैरामाउंसी इज नथिंग बट द डोमिनेशन, इसके लिए डोमिनेशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटीज ने इसको क्लियर नहीं किया कि डोमिनेशन वर्ड भी, और इसी को यूपीएससी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो अगर आप वो पेपर भी देखोगे तो आपको लगेगा ये वाला ऑप्शन ठीक है जबकि ऑप्शन गलत है। कि यूपीएससी क्या सही मानता है, कई बार ये मैटर कर जाती चीजें। खैर, तो 1813 ऑनवर्ड्स पैरामाउंसी इज देयर, ठीक है। बता रहा हूँ इसका पूरा फॉर्मूला लिखाऊंगा, डोंट वरी। तो शुरुआत करते हैं, देखो पैरामाउंसी तक पहुंचने से पहले देखो मैंने बोला कि कुछ भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। शुरुआत होती है पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस से। तो देखो यहीं पे एक बार फिर से सब चीजें समझ लेते हैं। पॉलिसी ऑफ आरएनएफ रिंग एंड फेंस, आकाश ये चीज लास्ट में पूछ रहे थे ना, तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या है? क्रिएटिंग अ बफर जोन, ठीक है ना, ओके। क्रिएटिंग बफर जोन वाया मिलिट्री अलायंस, है ना। मिलिट्री अलायंस मतलब देखो आकाश क्या है, इन्हें बंगाल को प्रोटेक्ट करना है, तो जो आसपास के राज्य हैं उन पे अपनी मिलिट्री बैठा देंगे, ठीक, ताकि अगर बंगाल पे कोई दिक्कत है तो मिलिट्री तुरंत बुला सके।
दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। मतलब जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो एक ऐसे चारों तरफ बाड़ बना देते हैं उसी रक्षा के लिए, सेम वही काम ये कर रहे हैं। दैट पेड़ इज बंगाल और उसके चारों ओर इन्होंने एक बाउंड्री बना दी कि उस पेड़ पे कोई आँच ना आए। दिस इज पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। ठीक है, और उसके बाद पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस के बाद क्या आएगा? इनडायरेक्ट रूल। भाई इसके बाद अगला स्टेप यही तो है। एक बार आपने अपनी आर्मी स्टेशन कर दी, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू करोगे। पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल, इसमें मेन बात क्या थी? एक तो पपेट रूलर होगा एक, है ना, पपेट रूलर प्लस व्हाट एल्स? ब्रिटिश रेजिडेंट, क्योंकि पपेट रूलर के इंटरनल मैटर्स में अफेयर मतलब इंटरनल अफेयर में टांग अड़ाने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है ना, तो देयर विल बी अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन द कोर्ट, इन कोर्ट। कोर्ट मतलब 30,000 कोर्ट मत समझ लेना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये राजा की कोर्ट की बात हो रही, राज दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। ठीक, और इसमें अगर लिखना चाहो कि हु इंटरफेयर्स इन इंटरनल अफेयर्स, उस स्पेशली उसी लिए बैठाया गया है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ब्रिटिश रेजिडेंट इन कोर्ट हु इंटरफेयर्स इन द इंटरनल अफेयर्स, कि राजा के जितने निजी काम है उसमें टांग अड़ाओ। कोई अगर कुछ बनाना है तो नहीं, ये मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छा कर दो। ठीक है, इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे? सब्सिडियरी अलायंस पे। देन कम्स पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का एक और नाम है ना, कुछ तो था अभी तो, एक और नाम था। ठीक, खैर सब्सिडियरी अलायंस में है, हाँ सबऑर्डिनेट अलायंस, हाँ गुड। तो इसमें देखो, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, मतलब इसमें पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल आएगा, प्लस क्या आएगा? रिंग एंड फेंस भी आएगा। मतलब करेक्ट बोल सकते हो, लिख लो आप फिलहाल, पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल, पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। देन इसकी मेन बात क्या थी? यस, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो मिलिट्री प्लस फॉरेन पॉलिसी पे किसका कंट्रोल होगा? ईआईसी का, ठीक ना। मिलिट्री प्लस फॉरेन पॉलिसी, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ईआईसी। ये हो गया हमारा सब्सिडरी अलायंस। ये दोनों चीज़ें चलती आ रही थी, इसमें इन्होंने एक और चीज़ जोड़ दी कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी पे क्यों कंट्रोल चाहिए? क्योंकि कल को हमारे पीठ पीछे आप किसी से जाके दोस्ती कर लो, फिर हमारे अगेंस्ट लड़ाई कर दो, काम खराब हो जाएगा मेरा, है ना। इवन आप मतलब अपने राज्य के बाहर शादी भी करोगे अगर, तो इनकी मर्जी से। तेज बोलो, तेज तेज। हाँ, हम्म, हाँ भाई, एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहर की बातें। डिपेंड करता है, देखो जैसे ना दोनों के कुछ कुछ क्राइटेरियाज डिफाइंड हैं। ठीक है ना, जैसे अपने जयशंकर प्रसाद है मौके पे, है ना, ब्रिलियंट पर्सनालिटी। मतलब मुझे लगता है कि बंदा बोलने वाला हो तो ऐसा हो कि मतलब आप किसी भी बात करवा लो, रैंडम टॉपिक्स पे आप बात करवा लो। अच्छा, एक चीज कभी उनको काम लूज करते हुए नहीं देखा होगा कि एकदम एकाएक से बंदा पैनिक कर गया, गुस्से में आ गए, एक ही पिच पे कोई कुछ भी पूछ ले, खासकर यूरोप वाले छेड़ते रहते हैं। हाँ वही बात है कि उम्र, एक्सपीरियंस एंड देन नॉलेज। हाँ, आईएफएस ऑफिसर। तो खैर डिपेंड करता है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज। खैर ये हो गया सब्सिडरी लाइन, का समझ आ रहा है यहाँ तक, पक्का ना। अब आते हैं अच्छा एक चीज खाली यहाँ पे ये चीज लिख लेना कि यहाँ तक इंडियन जो रूलर्स हैं उनके पास कुछ पावर्स हैं एटलीस्ट, है कि नहीं। जब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी आएगी देयर विल बी नो पावर। यहाँ तक मतलब चाहे ऑन पेपर ही कह लो, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट टांग तो अड़ा ही रहा है, लेकिन ऑन पेपर एटलीस्ट यहाँ तक इंडियन रूलर्स के पास पावर है। नाउ कम्स द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। मिलिट्री मतलब मैंने बोला कि मिलिट्री को रिप्लेस कर देंगे भाई, मिलिट्री में कौन हायर होगा कौन नहीं होगा ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। अपनी मिलिट्री लेकर आएंगे, धीरे धीरे वहां के सिपाही को क्या कर देंगे? डिसबैंडेड। ठीक है, खैर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी।
यहाँ पे ना साथ में ईयर्स लिख लो आप। ये जो थी 1765 ऑनवर्ड्स अवध में, ठीक है। एंड देन ये जो थी पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल 1765 ऑनवर्ड्स बंगाल में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ लगाए गए, कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस स्टार्ट हुआ अवध से, बफर जोन क्रिएट किया था 1765 ऑनवर्ड्स, और पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल पहले स्टेब्लिश हुआ बंगाल में 1765 ऑनवर्ड्स। क्लियर है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, अब देखो आप, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी में क्या होगा, सबसे पहले आएगा पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस और सबऑर्डिनेट अलायंस। इसमें से आप क्या माइनस कर दो, इंडियन रूलर्स की पावर को माइनस कर दो। समझ आया क्या बोला मैंने, माइनस पावर ऑफ इंडियन रूलर्स। मतलब जो यहां पे इंडियन रूलर्स को थोड़ी बहुत पावर है, अगर उसको भी हम हटा दें तो इट इज नोन एज पैरामाउंसी। पैरामाउंसी इज नथिंग बट क्लियर डोमिनेशन ऑफ ईआईसी। ईआईसी इज द सुप्रीम पावर, दियर विल इज द सुप्रीम। जो वो कहेंगे, दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, नो वन इज अबव देम, ठीक। तो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस में से अगर हम इंडियन जो रूलर्स हैं उनकी पावर को माइनस कर दें, मतलब देयर इज नो पावर, पावरलेस इंडियन रूलर्स, इट इज नोन एज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। इट इज नथिंग बट ब्रिटिशर्स आर द सुप्रीम पावर। आकाश ये बात समझ आई, यहां तक इंडियन रूलर्स के पास पावर थी, वही पावर किसे हटा दी गई पैरामाउंसी में, बस, ठीक है ना। काम यही सब होता रहेगा, बस खाली इंडियन रूलर्स के पास अब कोई पावर नहीं होगी। इंटरनल अफेयर्स भी कौन मैनेज करेगा, ब्रिटिशर्स मैनेज करेंगे। और जब इंटरनल अफेयर्स ब्रिटिशर्स मैनेज करेंगे, इससे क्या होगा, नवाब की जो रेपुटेशन होगी वो डाउन जाएगी। करेंगे ना, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का बाद में लगा देंगे आरोप कि भाई तुम तो अच्छे से राज नहीं कर पा रहे हो, तुम हट जाओ। हाँ, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी मतलब देखो, आप सब्सिडरी अलायंस आपने साइन कर दिया, तो दिस इज द अपग्रेड। एक टाइम बाद आप पे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, जब डलहौजी आएगा देन देयर इज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी बताता हूँ आपको आगे, तब ज्यादा क्लियर होगा। साइन नहीं करते थे, इट इज दियर विल, ईआईसी ने बोल दिया कि वी आर द पैरामाउंट पावर एक टाइम के बाद। एक बात सोच के देखो आप, ऑन पेपर बट इंडियन राजाओं के पास पावर है। सोच के देखो, आज ऐसे सोच के देखो कि इफ देयर इज अ किंग, अब वो चाहता कि अपने राज्य में मान लो नल कुएं खुदवाना उसको, ठीक। अब उसके जो कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा है, वो उसमें टांग अड़ाएगा, उसको अपने मन से थोड़ी काम करने देगा भाई। आर्मी ब्रिटिशर्स की वहां पे, मान लो मैं कह रहा हूं कि चलो राजा मना कर देगी, नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, क्या कर लोगे। आर्मी किसकी है, ब्रिटिशर्स की है ना, राजा को हटाते 2 मिनट लगेगा। तो राजा इज ऑन पेपर। अब यहाँ पे ऑन पेपर भी इन्होंने राजा को हटा दिया, बस सिर्फ इतना काम हुआ है। पावर तो ऑलरेडी ईआईसी के पास ही थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो आप डाउट आके आप करोगे क्या, लड़ाई करोगे ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, क्या करोगे। हम्म दिस इज, हाँ दिस इज द थिंग, हाँ रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन आप सोच के देखो कि ये हो कब रहा है, व्हेन यू आर डिफीटेड। इफ देयर आर टू पर्सन्स, दो लोग लड़ रहे हैं, वन पर्सन इज डिफीटेड, तो अब क्या इसकी कोई मर्जी चलेगी। ही इज ऑलरेडी डिफीटेड, ही हैज नथिंग, ना इसके पास राज्य है। उसको ये पता है कि अगर मैं इसकी बात मान जाऊंगा तो कम से कम जिंदा बच जाऊंगा। ये ऑप्शन है ना, या मतलब राजा बन के कम से कम कुछ तो फायदा रहेगा, कि मतलब मार दिया जाऊं या भगा दिया जाऊं, उससे अच्छा है कि जिंदा रहूं, राजे का कम से कम नाम ही हो कि राजा हूं, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। तो पावर तो ऑलरेडी शिफ्टेड, जिस दिन ईआईसी ने सब्सिडरी अलायंस साइन कराया उसी दिन से पावर तो ईआईसी के पास है। बट ऑन पेपर इज्जत रखने के लिए अभी तक, कि जनता एकाएक से क्या करती है, रिवोल्ट करती है, क्योंकि राजा के हितैषी लोग भी होंगे। इफ आई एम रूलिंग इन द नेम ऑफ दैट किंग, तो अभी तक सबको ये लगेगा कि हाँ राजा इज सुप्रीम। अंदर से क्या हो रहा है उनको क्या पता, जनता को क्या पता, इट इज विद इन दैट चार दीवारी, है ना। तो ऑन पेपर राजा इज द पावर। जब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी आती है, अब ऑन पेपर राजा इज नो वन, वी आर द सुप्रीम पावर्स, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारे पास आर्मी है भाई, हमारे पास पूरी आर्मी है, सारे स्टेट्स हमारे अंडर है, क्या कर लोगे। जो इक्के दुक्के पावरफुल लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं। तो दिस इज थिंग, समझ तो आ ही रहा था। जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, अब यहाँ पे जो आपने बात बोली, यही लीड करेगा थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर, मतलब थर्ड बैटल है ना,
कि कुछ कुछ चीज़ें होंगी कि कुछ बात लोगों को पसंद नहीं आएंगी, जरूर से ज़्यादा इंटरफेरेंस। खैर, ये समझ आया कि ब्रिटिशर्स आर सुप्रीम। ठीक, नाउ कम्स लॉर्ड डलहौजी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी को उसके चरम पे ले जाने वाला पर्सन। ठीक है, इसीलिए उसको नियो बोला है कि डलहौजी ने न्यू पैरामाउंसी यूज की, क्योंकि क्या करेगा, व्हाट इज वाई डलहौजी इज फेमस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र, दत्तक। हाँ, ठीक, एडॉप्टेड सन, मतलब जो भी बायोलॉजिकल सन ना हो, ठीक है ना। खैर, लॉर्ड डलहौजी, काम ये पैरामाउंसी का ही कर रहा, बट इसको न्यू पैरामाउंसी बोला यूपीएससी ने, जिसमें कंफ्यूजन थी ऑप्शन में। वो क्वेश्चन में मुझे मिल गया तो मैं लेकर आऊंगा, फिर आप देखना, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है। खैर, लॉर्ड डलहौजी, स्पेलिंग अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। अच्छा, डलहौजी वाई ही इज नोन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हड़पा इसने। फिलहाल के लिए जान लो आप, इफ द रूलर डजंट हैव अ बायोलॉजिकल सन, तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, और अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो उसके बाद राज्य किसके पास जाएगा, सीधा, ठीक है, या ब्रिटिश का जो भी फेवरेट पर्सन होगा उसके पास जाएगा, है ना, या तो ब्रिटिशर्स के पास या तो फेवरेट पर्सन के पास, क्योंकि वो खुद कन्क्वेस्ट में अभी तक शो कर रहे हैं ना कि वी आर नॉट इन्वॉल्विंग। खैर, अच्छा, डलहौजी का टाइम आप लिख लो, 4856, 4856, ठीक है। तो अगर बायोलॉजिकल सन नहीं है राजा का, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये कैसे डिसाइड होता था, डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था उसमें, भाई राजा बोल दिया है मेरा बायोलॉजिकल सन, भाई 100-150 शादियां करके बैठा है, क्या ही पता चलेगा। हाँ, आज जैसे अभी हम बात करेंगे राजा रंजीत सिंह की, और तो उनकी लगभग कितनी 40 वाइफ थी कुछ, तो मतलब 40, 140 ऐसे कुछ वाइफ्स थी, उसमें क्या पता भाई कि भाई मेरा बायोलॉजिकल सन है कि नहीं, कर लो डीएनए टेस्ट। लेकिन खैर ठीक है, कुछ होता रहा होगा कि भाई कोई बता देता रहा होगा, जासूस वासूस बैठाए रहते होंगे ना, या ऐसे मैच कराते होंगे, शकल मिल रही है ना ना ना, बात बनी नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। इफ राजा का बायोलॉजिकल सन नहीं है तो दैट टेरिटरी इज अनेक्स्ड बाय, टेरिटरी अनेक्स्ड बाय ईआईसी। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आपको पता ही है, झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी वाले हस्बैंड का नाम भी वही था आई थिंक, क्या नाम था, बाजीराव नहीं, ऐसे ही कुछ नाम था आई थिंक, बाजीराव। हाँ हाँ, उनका नाम भी बाजीराव या ऐसे ही कुछ था, देख लेना, खैर जो भी रहा हो। जोधा राव। अकबर राव कर दो। नहीं, हाँ हाँ हाँ, भाई देखो इसने चरम पे पहुंचा दिया ना, डेवलप हो रहा थोड़ा थोड़ा, एक पर्सन आता है जो उसको पीक पे पहुंचा देता है। जैसे अगर दूध उबल रहा फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे, देन कम्स हाई फ्लेम, एकाएक से, मतलब उबल चुका है दूध पहले से ही, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा फ्लेम या एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो पूरा उफन गया, है ना। खैर, यहाँ पे राजाओं को ज्यादा दुख हो गया कि भाई तुमने तो राज्य ही ले लिया। खैर, अच्छा, एक बात बताओ, ये डलहौजी कौन होता है डिसाइड करने वाला कि भाई अगर राजा का बेटा नहीं है तो वो टेरिटरी हमारी, ऑन व्हाट ग्राउंड, इसका कुछ तो भाई लॉजिकल ग्राउंड होना चाहिए ना, ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर सेइंग दिस, कि भाई अगर राजा का बेटा नहीं है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास चली जाए, किसी और को क्यों नहीं, या मैं मतलब किसी अपने क्या कह सकते हैं कि भाई अडॉप्टेड सन को क्यों नहीं दे सकता, व्हाट इज द रीजन, तो बताओ, थोड़ा लॉजिकल रीजन दो। मतलब ठीक है, वो तो बात ठीक है, वो तो यार दूसरा तरीका भी कर ही सकते थे, पैरामाउंसी के थ्रू भी, मतलब काम तो हो ही रहा था। ये क्या ग्राउंड है, मतलब लॉजिक क्या दिया डलहौजी ने वो देखना आप, मतलब क्या मस्त लॉजिक दिया उसने। उसने बोला देखो, इफ यू आर द किंग, अब मैं राजा हूं, मान लो मेरे भाई बहन होंगे, चाचा चाची होंगे, ताऊ ताया जी होंगे, ठीक, अगर मैं किसी को अडॉप्ट करके राजा बना देता हूं, ठीक, मेरे लिए तो वो मतलब चलो मेरा इंटरेस्ट है, मैंने उसको राजा बना दिया अडॉप्ट करके, लेकिन वो मेरा खून तो है नहीं असली, तो ये बात किसको नहीं पसंद आएगी, मेरे रिलेटिव्स को, क्या मेरे रिलेटिव्स भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, सोच के देखो, एक आपका रियल बेटा हो राजा बने, तब आपके रिलेटिव्स, क्योंकि वो उनका खून होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे,
लेकिन अगर मैं किसी को अडॉप्ट करके राजा बनाता हूं तो ये बात मेरे रिलेटिव्स को कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई मुझे ही बना देता, मैं हम तो सगे खून थे। प्रॉब्लम है कि नहीं? इस दिस विल लेड टू सक्सेशन डिस्प्यूट। दिस इज व्हाट डलहौजी सेड कि अगर आई एम अडॉप्टिंग अ सन, मेरे रिलेटिव्स को ये बात पसंद नहीं आएगी, और रिलेटिव्स को पसंद नहीं आएगी तो वो क्लेम करेंगे कि भाई असली हकदार हम हैं। अगर हम असली हकदार हैं तो देयर विल बी अ सक्सेशन डिस्प्यूट। सक्सेशन डिस्प्यूट होगा तो इट विल लेड टू इनस्टेबल पॉलिटी, राज्य व्यवस्था खराब होगी। राज्य व्यवस्था खराब होगी तो इट विल लेड टू इंटरफेरेंस इन द ट्रेड, और अगर ट्रेड में इंटरफेयर हो रहा है इट विल लेड टू द क्या, ईआईसी को नुकसान। ईआईसी का मेन काम क्या, ट्रेड नहीं रुकना चाहिए किसी भी सीन में। तो इसने बोला कि भाई मैं ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स जो सुप्रीम है उनके इंटरेस्ट में कोई भी खलल ना पड़े, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम सन अडॉप्ट ना करो। ना सन अडॉप्ट करोगे ना यहां तक बात पहुंचेगी, है ना। तो लिख सकते हो कि ऑन विच ग्राउंड, सो यू कैन से adopted son will lead to succession dispute, लोगों को लगा कि भाई बात में मजा तो नहीं है लेकिन दम तो है, लॉजिक तो बढ़िया है, ठीक। सक्सेशन डिस्प्यूट पे जाएगी बात। सक्सेशन डिस्प्यूट से क्या होगा, इनस्टेबल पॉलिटी, इनस्टेबल पॉलिटी विच विल लेड टू व्हाट डू वी से, इंटरफेरेंस। मतलब कोई अच्छा वर्ड बताओ उसके लिए थोड़ा, है। अरे इंटरेंस नहीं यार, कुछ मतलब वो क्या कहते हैं, बाधा के लिए कुछ अच्छा वर्ड बताओ कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, चलो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कुछ भी लिख लो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड, और दिस विल लेड टू, रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड लेड टू व्हाट डू यू से, ब्रिटिश इंटरेस्ट गेट, हाँ ठीक है, लेड टू लॉस ऑफ ईआईसी, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो, लॉस ऑफ ईआईसी, ठीक। तो अब ये ना हो बिकॉज दे आर द सुप्रीम पावर्स, तो सुप्रीम पावर को लॉस हो जाएगी तो आपका देश खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मैटर पहुँचे उससे पहले रोको, इसको यहीं रोक दो, हम जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। वाइट मैन बर्डन। तो दिस इज द ग्राउंड कि उन्होंने बोला कि भाई ये बात है तो तुम पे संभल नहीं रहा है, हम रहेंगे तो कोई सक्सेशन डिस्प्यूट करके दिखाए, है। अभी आगे, अभी तुरंत नहीं आएगा, अभी और भी चीजें हैं, अभी तो कितनी विचारधाराएं बची हैं, अभी बहुत कुछ बचा है, पहुंचेंगे वहां तक भी आएंगे, अभी बीच में और भी गवर्नर जनरल्स हैं, जो जिससे रिलेट होता जाएगा उसको हम ऐसे खत्म करते जाएंगे, ठीक है। बेटियों को कहाँ उत्तराधिकारी बनाया जाता था, बात अच्छी है, पॉइंट अच्छा है, मैंने भी ये चीज सोची थी, अच्छा पॉइंट अच्छा है। नहीं, बेटियों को उस टाइम पर तक कोई वो नहीं था, सन ही था जो आपका उत्तराधिकारी बनेगा। मुगल्स में आई थिंक रजिया सुल्तान वॉज देयर, रजिया सुल्तान, उसके भी खिलाफ बात ये थी ना कि अगर इफ द लेडी इज ऑन द, तो उसके खिलाफ बहुत सारी मतलब पीछे चलते रहती थी चीजें कि मार दो, काट दो, हटा दो, है ना। खैर, एक ही लेडी नाम वाला बंदा था जो बना था, चंदा साहिब, और लड़की जैसा नाम नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज बेहेडेड, जब तक चंदा नाम सुना उनको लगा ठीक है, साहिब सुन लिया, कहो लड़का है मारो, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा कुछ पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी की दो चार लाइनें लिख लो आप, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी हेडिंग डालो, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी हेडिंग, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी हेडिंग। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आप उसके आगे, टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट, मतलब ये मोटा मोटा है क्या, एक्चुअली है क्या, उसको बस एक लाइन में लिख लो आप, टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब लिटरली एनीथिंग, ब्रिटिशर्स कैन डू एनीथिंग एंड इवन अनेक्स स्टेट, can do anything and even annex the state,
कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि राज्य को भी हड़प सकते हैं, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज पार्ट ऑफ पैरामाउंसी, दैट्स वाई इट इज नोन एज न्यू, व्हाट डू वी से, न्यू पैरामाउंसी बाय द डलहौजी, कि नई एक पैरामाउंसी का तरीका लाएगा डलहौजी के द्वारा, ठीक है। अब चेंज करके लिखना, अब वो कॉमा बंद कर दो आप। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज न्यू पॉलिसी, ऐसे लिख लो आप क्योंकि पूछा गया था। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स, शुरुआत हेस्टिंग्स ने की थी, इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स, कोड है 1323, हाँ हेस्टिंग्स देख लेना, ठीक है। इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स 1323 एंड इट मेंट दैट, है हाँ नहीं 1700, 1800 तो है, 1700 का 1800 का, 1800, अरे डलहौजी तो बाद में आया, 5 में वेलेस्ली चला जाएगा, उसके बाद फिर से बुला लिया जाएगा किसको, कॉर्नवालिस वापस आएगा, फिर मर जाएगा, मर जाएगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही वॉज द गवर्नर जनरल, इट वॉज स्टार्टेड बाई हिम, देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा नहीं टाइम पीरियड ना, एक बार चेक कर लो टाइम पीरियड इतना क्या है, गूगल कर लेना, खैर ठीक है। हाँ 1813 से आई थिंक, हाँ ठीक है 1813 है, 1813 है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ 1813 ना, 1813, हाँ 1813 से 23 होगा, खैर तो लिख लो, खैर लिख लो, अभी याद ही रहे। इन 1813 बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1813, फिर से बोलूं, ठीक है। पॉलिसी इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1813, it meant that it meant that now Britishers are paramount power, 1813 to 23 ही होगा, हम्म, देखते हैं अभी, रुको चेक ही कर लेते हैं, ठीक है वही होगा 1813, that now Britishers are paramount power among all Indian powers, ठीक है। It meant that now Britishers are paramount power among all Indian powers, अरे उसका कोड छोड़ो, ये शुरू 1813 में हुआ था, ये तो फॉर श्योर है, among all Indian powers, ठीक है। and British interests are paramount, and British interests are paramount that British interests are paramount, that is supreme, paramount, that is supreme, and to protect these paramount interests, and to protect these paramount interests, Britishers have the right to interfere, Britishers have the right to interfere in internal affairs, interfere in internal affairs, right to threaten, right to threaten, and even right to annex any Indian state, जरूरत पड़ने पे उनको धमका सकते हैं या फिर अनेक्स कर सकते हैं, राइट टू थ्रेटन एंड इवन राइट टू अनेक्स एनी इंडियन स्टेट। फुल स्टॉप लगाना, एक और लाइन लिख लेना पैराग्राफ, मतलब नेक्स्ट एक नई लाइन से एक और लाइन लिख लो, देयरफॉर अंडर पैरामाउंसी, देयरफॉर अंडर पैरामाउंसी Indian states has no permanent rights, therefore under paramountcy Indian states had no permanent rights and Britishers could take
अवे दीज राइट्स एट विल। जब उनका मन होगा, आज को बोल रहे हैं कि आपके पास ये राइट, अगले दिन बोल रहे हैं कि नहीं है। एंड ब्रिटिशर्स कुड टेक अवे दीज राइट्स एट विल। जब ब्रिटिशर्स का मन होगा ये राइट्स वो आपसे छीन लेंगे। ब्रिटिशर्स कुड टेक अवे दीज राइट्स एट विल। ठीक है, अब इतना ज्यादा आप काम कर रहे हो, एंड दिस विल लेड टू द थर्ड। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे इसका। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये दूसरा हेस्टिंग्स है ना, दूसरा, ठीक है। ये हो सकता है उसी के रिलेटिव हो, बेटा उटा हो। हाँ, बुढ़ा हो ही गया था, क्या पता आपने बेटे का नाम रख दिया हो। ये एक हेस्टिंग की जगह दूसरा हेस्टिंग, कौन पता, क्या ही पता चलेगा। हाँ, इंडियंस को क्या ही पता चलेगा कौन सा आया है। ओके, द टाइम पीरियड इज 1817 से 19। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इसका। व्हाट इज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड में ये है, 1805 में वेलेस्ली को वापस बुला लिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टू मच एक्सपेंडिचर, कि भाई बहुत पैसा खर्चा तुमने, कमाने के लिए भेजा था, तुम रोज मार पीट करके हाँ घर से ही पैसा मंगवा रहे हो, बात मजा नहीं आया। ठीक है, तो 1805 वेलेस्ली वॉज कॉल्ड बैक। क्यों बुलाया गया? बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपेंडिचर इन द वॉर्स। एम्पायर बिल्ड करोगे तो खर्च होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपेंडिचर, बहुत पैसा खर्च कर दिया। ही वॉज टू एक्सपेंसिव। बोला कि भाई तुम बहुत महंगे हो, काम बन नहीं रहा तुमसे, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो तुम, एक काम करो लौटाओ। ठीक है, अब किसको वापस भेजा गया? कॉर्नवालिस वॉज सेंड अगेन। कॉर्नवालिस को भेजा गया वापस। चलेंगे ये, ठीक है। कॉर्नवालिस ही वॉज सेंट अगेन। टाइम पीरियड कॉर्नवालिस का अगर पहला टाइम पीरियड था 8693, यही था ना। 1805 में वापस आता है, लेकिन एक साल बाद मर जाएगा, उम्र हो गई थी। ठीक है। कॉर्नवालिस वॉज सेंट अगेन विद इंस्ट्रक्शन ऑफ नो इंटरफेरेंस। कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, पहली बात, क्योंकि खर्चा नहीं करना है। नो वॉर्स, नो व्हाट डू वी से, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंक्वेस्ट। ठीक है ना, तो इसको इंस्ट्रक्शंस देकर भेजे गए थे कि भाई नो इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप वाला, नो वॉर्स। क्योंकि अब इंग्लैंड की हालत खराब हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये चीजें कि भाई इतना खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्राउन, उसको और पैसा चाहिए। ठीक है, ठीक है। नो एक्सपेंशन, मतलब जितनी चीजें आप सोच सकते हो जिससे खर्चा होगा सब चीजें मना, कि बस ठीक है, एसी वेसी मत चलाना वहां जाके। पंखे में रहना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, 1805 में वेलेस्ली चला गया, अब 5 से लेकर के 17 तक मराठास को टाइम मिल गया। ठीक, तो ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब ये जो कुछ कितने साल रहेंगे, मतलब चलो 5 में वापस गया तो 5 से लेकर के 17 तक मतलब 12 साल है ना। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मराठास कंसोलिडेटेड दियर पावर। धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि लाओ थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, जहां से भी हो रहा है एक बार खुद से फिर को पावरफुल बना रहे हैं। देयर इज अ राइज इन द पावर ऑफ मराठा, क्योंकि 10-12 साल बिल्कुल नो इंटरफेरेंस की बात हो रही ना,
कि कोई लड़ाई उड़ाई नहीं हो रही है, एकदम चुपचाप हैं, ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वो खुद को कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब ये कंसोलिडेट कर कौन रहा है? दिस इज नथिंग टू डू विद नाना फडणवीस। बाजीराव टू, ही वॉज फेड अप, जैसा आप बोल रहे थे, उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़। बाजीराव टू सब्सिडरी अलायंस के अंडर है, इसके भाई पेशवा तो वही है, और क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के अंदर है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स जरूर ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होंगे, उसको वो बात पसंद तो नहीं आएगी एक टाइम के बाद। तो हु इज डूइंग दिस? इट इज डन बाई बाजीराव टू। ठीक, बिकॉज ही वॉज फेड अप विद दिस सब्सिडरी अलायंस एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द ईआईसी। जरूरत से ज्यादा आप टांग अड़ा रहे हो हर चीज में, पेशवा है, मराठा है, तो एक टाइम बाद माजी सटकेल, है ना। ओके, सो ये बाजीराव, लिख लो आपकी वांट्स इंडिपेंडेंस, कि हर मैटर में टांग अड़ा रहे हो, मेरा कहीं शादी करने को मन है, करने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद 1813 में पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी हेस्टिंग्स की आ गई, उसने और काम खराब कर दिया। तो ये बिल्डअप हो रहा है, 1805 से पहले सब्सिडरी अलायंस में परेशान कर रहे थे, देन 1813 में पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी आ गया, तो वही है कि दूध में उफान आ गया अब। ठीक, इसी कंटेस्ट में आप लिखोगे कि 1813 ऑनवर्ड्स पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया, अभी तक तो ऑन पेपर पावर दे रखी थी, यहाँ तो आपने सारी पावर छीन ली, तो बाजीराव टू को लगा कि अब समय आ गया है कि लड़ाई हो जाए एक बार और। ठीक, so after 1813 they started interfering in the internal affairs as well, resulted in the third battle of the third Anglo-Maratha war, and this 1813 onwards when there is direct interference, this led to the third Anglo-Maratha war. Okay, रिजल्ट क्या होगा? बहुत अच्छी लड़ाई हुई, और देखो व्हाट इज द आउटकम। दिस इज द आउटकम। ठीक है, जो पेशवाशिप थी उसी को खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। बहुत अब उड़ो। ठीक है, पेशवाशिप was abolished after the third Anglo-Maratha war, and dominion of Marathas, which is what? Which is Maharashtra, was annexed by EIC. ठीक है भाई, जब पेशवा ही नहीं बचा तो राज्य का क्या करोगे? लो हमें ही दे दो। ठीक है, जिसका कोई मालिक नहीं उसका हम मालिक। महाराष्ट्र इज अनेक्स्ड क्योंकि मराठास अब कंसोलिडेटेड पावर होकर के हार चुके हैं, तो अब जितनी भी टेरिटरीज हैं इनकी लगभग सब EIC ले लेगी। ठीक, भोसले ऑफ नागपुर की टेरिटरी जाएगी, भोसले ऑफ नागपुर, इनकी भी टेरिटरी कौन हड़प लेगा? EIC। सिमिलरली होलकर्स ऑफ इंदौर, इनकी भी टेरिटरी वाज अनेक्स्ड बाय, इनकी भी टेरिटरी EIC ने हड़प ली। ठीक, और इनसे क्या साइन करवा लिया? सब्सिडरी अलायंस। लो भाई साइन करो, चलो। ठीक है, तो बाई 1819 साउथ इंडिया पे किसका कंट्रोल स्टेब्लिश हो रहा है? EIC का। ले लिया पूरा इन्होंने, है ना। तो बाई 1819 EIC हैड टोटल कंट्रोल ओवर टेरिटरी ऑफ साउथ ऑफ विंध्यास। विंध्यास पता है ना? ठीक है ना। तो जो टेरिटरी है साउथ ऑफ विंध्यास, ठीक है, अब मतलब पूरा साउथ इंडिया बेसिकली इनके कब्जे में है। विंध्यास क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तक पंजाबी भी हैं, सिख्स आर देयर, राजपूत आर देयर, तेरा कुछ क्लैंस हैं जिनकी अभी बाकी है, धीरे धीरे उनसे भी हड़पेंगे। ठीक है, खैर यहाँ तक क्लियर है। हम्म, ठीक। अब जरा आते हैं डलहौजी पे, उसने क्या क्या काम किया था। तो सबसे पहला काम उसका था अनेक्सेशन ऑफ अवध।
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इज इट क्लियर? अनेक्सेशन ऑफ अवध पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते रहो। अनेक्सेशन ऑफ अवध, क्योंकि डलहौजी की बात करें तो जितनी चीज़ें से रिलेटेड है लगभग सब कर लेते हैं अभी, ठीक। तो डलहौजी ने बेसिकली अवध को ऑन द व्हाट डू यू से सब्सिडी वगैरह के लिए, खैर ठीक है। तो अनेक्सेशन ऑफ अवध, तो डलहौजी था, डलहौजी वॉज एम्पायर बिल्डर, ही वॉज एम्पायर बिल्डर, पहली बात। डलहौजी का क्या सिद्धांत था? देखो वेलेस्ली और डलहौजी में फ़र्क क्या है? डलहौजी बिना लड़ाई के अनेक्स करने की कोशिश करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? बिना लड़ाई के, ठीक है। तो ही प्रिफर टू अनेक्स द टेरिटरी विदाउट द वॉर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डलहौजी एंड वेलेस्ली, ठीक है। अनेक्स टेरिटरी विदाउट वॉर, क्योंकि मेन काम क्या है? पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना। तो बिना लड़ाई के कोशिश करो कि हम टेरिटरी को क्या करें, हड़प लें, ठीक। हम्म भाई एक बात बताओ, जैसे सोच के देखो, एक लड़ाई लड़ने जा रहे हो, उसमें तुम इन्वेस्ट करके उस लड़ाई को जीतो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मान लो उस लड़ाई से 100 रुपये बने, 20 रुपये तुमने इन्वेस्ट कर दिया था, तो टोटल आउटकम इज 80 रुपये। क्या हो उस लड़ाई को बिना इन्वेस्ट करे जीत लो, आउटकम इज 100 रुपये। कंजूस नहीं थे। प्रॉब्लम क्या है कि दे आर फाइटिंग ऑन वेरियस हेड्स। तो जहां से पैसा बचाया जा सकता है, तो दे ट्रीटेड दीज इंडियन पावर्स लाइक इंसेक्ट्स। तो कीड़ों मकोड़ों पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ठीक है। कौन सा, ये वाला? अनेक्सेशन ऑफ अवध भी शुरू हुआ, खैर ये कुछ है नहीं। तो अनेक्सेशन ऑफ अवध में बैकग्राउंड क्या है? डलहौजी था उस टाइम पे, ठीक। डलहौजी इज ऑल्सो एम्पायर बिल्डर, टेरिटरी बढ़ा रहा है। और टेरिटरी बढ़ा रहा है किस हिसाब से? बिना लड़ाई किए। वेलेस्ली क्या था? वो लड़ करके, कि नहीं मानोगे लड़ाई कर लेंगे, मारपीट के हड़प लेंगे। ये कोशिश करेगा कि कुछ कुछ ऐसे रूल बनाओ, ठीक। और किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, है ना। किस ग्राउंड पे ये ऐसा काम करता था? टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट, ऐसे कर सकते हो, है ना। ऑन व्हाट ग्राउंड? टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट, कि भाई इसमें ब्रिटिशर्स का हित है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। हम्म क्योंकि हैदराबाद वॉज ऑलरेडी डिफीटेड जब व्हेन द चेन कुलिश खान डाइड। आफ्टर दैट अली वर्दी खान वॉज ठीक था, लेकिन उसके बाद बेसिकली नहीं, दे वर रिलेटेड टू अली वर्दी तो रिलेटेड टू बंगाल। चेन कुलिश खान वॉज देयर, करेक्ट। ही वॉज द ओनली पावरफुल, उसके बाद कोई ऐसा एज सच पावरफुल नहीं रहा। इट वॉज अ सक्सेसर स्टेट, पहली बात समझो आप। सक्सेसर स्टेट होने की वजह से, ये देखो, जब आपका पावरफुल एक पर्सन पावरफुल होगा, उसके बाद जब कमजोर लोग आना शुरू होंगे, एंड इट वॉज ऑलरेडी डिफीटेड बाई मराठास। तो ये तो ऑलरेडी मराठास के अंडर था। अब मराठास अगर ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए तो हैदराबाद की क्या औकात रहेगी, सोच के देखो आप। तो दैट्स वाई। नहीं नहीं, हैदराबाद वाज काइंड ऑफ रिचेस्ट भाई। वो रीजन देख के, सोच के देखो, ज्वेल्स वगैरह में आज भी आप हैदराबाद में चले जाओ, देखो कि जो ज्वेल्स की रिफाइनिंग और ये सब होती है, सारा कुछ हैदराबाद में है। सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, आपको हैदराबाद के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विदेशों में सेटल्ड हैं, बहुत ज़्यादा। करंटली मैं 10 या 12 बच्चों की क्लास लेता हूँ बाहर के, कैलिफोर्निया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, उसमें से आधे बच्चे हैदराबाद के हैं, जिनका मतलब बैकग्राउंड हैदराबाद का है, सोच के देखो। तो वो है। और क्यों हैदराबाद ही एक ऐसा स्टेट था जो अकेले हैदराबाद चाहता था ना कि मैं, मतलब पाकिस्तान के साथ जाना, निजाम वहाँ का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भी चीज़ें की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा था, उनको पता था कि वो आर्मी मंगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, बहुत पैसा था इनके पास। एंड हैदराबाद अभी भी रिच है, बाकी सारी चीज़ों में आप चले जाओ हैदराबाद देखो, है। ऐसे कुछ और हो तो बताओ। नहीं। ठीक है, चलो। इसी में जरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझते हैं, जिसके थ्रू अनेक्स किया गया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो आप जानने चाहिए।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब थोड़ा अवध की बात करेंगे, फिलहाल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये बता दिया था कि किस बेसिस पे जो है हड़पा जा रहा था, इन द एब्सेंस ऑफ बायोलॉजिकल सन, ठीक। ओके, कौन कौन से स्टेट्स जो है इन्होंने अनेक्स किए, तो सबसे पहले ही दे अनेक्स सतारा। सतारा ईयर इज 1848। डलहौजी आया और डायलॉग है ना कि आते ही काम पे लग गए, आते ही काम शुरू कर दिया, ठीक है। देन कम्स संभलपुर। संभलपुर एंड भगत। है मैं, अरे ये, हाँ मतलब हाँ, सतारा वाला रीजन तो वही है। जनरली देखो उस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 हो, बट हाँ एग्जैक्ट वही एरिया होगा जो शौर्य बोला कि पुणे के नीचे वाला एरिया सतारा। संभलपुर, ठीक है, संभलपुर एंड भगत। एरियाज चाहिए होंगे तो बताओ, मैप पे बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, कब 1850 में। देन कम्स उदयपुर 1852। उदयपुर 1852, नागपुर 1853। 1853 एंड देन झांसी इन 1854। ये कुछ एरियाज थे जिसको इन्होंने, डलहौजी ने बेसिकली हड़पा था, ठीक है। ओके, टू प्रोटेक्ट पैरामाउंट इंटरेस्ट दे अनेक्स्ड अवध इन 1856। टू प्रोटेक्ट पैरामाउंट इंटरेस्ट अनेक्स्ड अवध इन 1856। अवध के बारे में अभी कुछ पॉइंट्स हैं, आगे बताता हूँ आपको, बट फिलहाल आप लिख लो, अगर यहीं लिख रहे हो तो साथ में। अवध वाज अनेक्स्ड इन 1856, ठीक है। तो द अगेन अनेक्स्ड पेगू। पेगू कहाँ था, बर्मा, ठीक है। अनेक्स्ट पेगू आफ्टर सेकेंड बर्मा वॉर। पेगू आफ्टर सेकेंड बर्मा वॉर। बर्मा क्या है आज का, आकाश, ठीक है। 1852 टू 53। 1852 टू 53, ठीक है। ठीक है, इन ब्रैकेट लिखना चाहो, हालांकि मैं करवाऊंगा कि फर्स्ट एंड सेकंड बर्मा वॉर भी करेंगे हम अभी, अफगान वॉर भी करेंगे। इन ब्रैकेट अगर यहीं लिखना चाहो तो लिख लो कि दे वर थ्रेटेंड बाय बर्मा बिकॉज इट वाज एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरीज इन 18th एंड 19th सेंचुरी। बर्मा जो है 18th और 19th सेंचुरी में अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा था लगातार। अब ये थ्रेट बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि बर्मा के पास जो आज का अपना आसाम वगैरह है, ये पूरा बर्मा के पास था। ये पूरा ऊपर वाला रीजन जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये बर्मा के पास था। अब ये थ्रेटन हो रहे थे, मैंने बोला ना, ये देखो साउथ इंडिया बोला था इसलिए, साउथ ऑफ विंध्यास, ऊपर वाला एरिया अभी भी इनके पास नहीं है, अब हो जाएगा लेकिन इसके बाद, ठीक है। पेगू इन द सेकेंड बर्मा वॉर, ब्रिटिशर्स वर थ्रेटेंड बाय बर्मा बिकॉज it was expanding its territories in 18th and 19th century। 18th and 19th, 1852 से 53। तो बर्मा अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा था, जिसको इनको डर बना हुआ था कि ये धीरे धीरे कहीं साउथ इंडिया तक ना पहुंच जाए, तो उससे पहले रोक दो इनको, मतलब नॉर्थ इंडिया तक भी इवन, ठीक है। देन लास्टली अनेक्स्ट बेरार फ्रॉम हैदराबाद। बेरार फ्रॉम हैदराबाद, HYD, इन 1853। किस ग्राउंड पे हड़पा था, बिकॉज दे वर अनेबल टू पे द सब्सिडी, पैसा नहीं दे पा रहे थे। सब्सिडी इज व्हाट सौरभ, व्हाट इज सब्सिडी, तेज बोलो तेज, एनुअल पेशकश, ऐसा सोच के बताओ फिर से। यस, जो खर्चा था मिलिट्री को रोकने का, दैट वाज नोन एज सब्सिडी, ठीक है। हैदराबाद से बेरार किस बेसिस पे लिया 1853 में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनेबल टू पे सब्सिडी। आर्मी का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि बेरार हमको दे दो, हम वसूल लेंगे खर्चा।
1853, 52 से 53 एंड दिस इज 53। ठीक है, अब जरा आते हैं अनेक्सेशन ऑफ अवध पे, कुछ पॉइंट्स इसके भी देख लेते हैं। अवध क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहां से एक चीज की खेती बहुत चरम पे थी, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। क्या था? इंडिगो, है ना। कंटेक्स्ट जरा देखते हैं कि अवध को कैप्चर या मतलब अनेक्स करने का कंटेक्स्ट क्या था। बोला तो इन्होंने अगेन सेम काम करेंगे, बोलेंगे कि सब्सिडी नहीं पे कर पा रहे हो और मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक। उस ग्राउंड पे ये लोग हड़प लेंगे, लेकिन मेन रीजन क्या था देखो आप, ठीक। तो देखो, देयर वाज अ हाई डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप। इंडिगो की डिमांड हाई थी, ठीक है। इंडिगो कोई गाड़ी है क्या? नाम सुना सा लग रहा है, गाड़ी है ना, बहुत पहले आती थी ना। हाँ, इंडिका थी, अच्छा। इंडिगो भी थी यार, हाँ। हाँ, तभी मैं कहूँ थोड़ी सी लंबी सी दिखती थी ना। हाँ, खैर, इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और जो पूरा इंडिगो प्रोड्यूस होता था, 3/5 ऑफ द इंडिगो फ्रॉम द अवध। सोच के देखो, 5 हिस्सा अगर इंडिगो का पैदा हो रहा था, तो 3 हिस्सा सिर्फ अवध से अकेले पैदा हो रहा था, ठीक। तो 3/5 ऑफ द इंडिगो इट वॉज कमिंग फ्रॉम अवध। तो इसलिए अवध इनके लिए इंपॉर्टेंट था। और जो 1790s की बात करें या 1800s की बात करें, अवध में रॉ कॉटन अच्छा खासा प्रोड्यूस होता था। प्लस 1790s एंड 1800s, अवध में कॉटन का ट्रेड बढ़ रहा था, ठीक है। कॉटन भी अच्छी खासी मात्रा में पैदा हो रहा था, और ये इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, एक्सपोर्ट था टू चाइना। तो ब्रिटिशर्स इस कॉटन को चाइना को एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक। दिस कॉटन इट वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना, और उससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो देखो, दो मेन चीजें इनको यहाँ से मिल रही है, एक तो कॉटन, दूसरा इंडिगो। इनको लगा कि किसी ना किसी तरीके से इसको हड़पना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा नहीं तो, है ना। अब देखो आप, अब जरा आते हैं 1801 से जो सब्सिडरी अलायंस हुआ था, उसके कंटेक्स्ट में देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट शुरुआत कैसे हुई। तो 1801 ऑनवर्ड्स जब सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ, तो देखो क्या क्या कुछ कुछ बातें रही जिनसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक। तो आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, कन्फ्लिक्ट तो था ही इनके बीच। अवध और ईआईसी में देयर वाज ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखो आप, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इसके बाद से ही देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईआईसी एंड अवध। थोड़ी थोड़ी छिटपुट बातें चलती रहती थी, ठीक। शुरुआत यहाँ से हुई थी, व्हेन ट्रीटी वाज इलाहाबाद वर देयर, तब से प्रॉब्लम थी। सेकेंड पॉइंट, द डिमांड ऑफ सब्सिडी केप्ट इंक्रीजिंग। आज को 100 मांगा, कल को 200 मांग लिया, 300 मांग लिया, 400 मांग लिया, 500 मांग लिया, ठीक। डिमांड ऑफ सब्सिडी केप्ट इंक्रीजिंग। एक तो ये प्रॉब्लम कि आए दिन सब्सिडी की डिमांड बढ़ाते जा रहे हो आप, ठीक। अनदर प्रॉब्लम इज ट्रेड हो रहा है, मिसयूज ऑफ दस्तक्स। ये भी एक प्रॉब्लम होगी वहां के रूलर के लिए, भाई उनका रेवेन्यू जा रहा है ना इसकी वजह से। दस्तक से याद है ना, वो पेपर कि दिखा करके भाई मैं ईआईसी का आदमी हूं, टैक्स नहीं पे कर रहे हो ना। सो मिस यूज ऑफ दस्तक्स, जिससे राजा का रेवेन्यू डाउन जा रहा है, राजा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। कंटेक्स्ट की कहाँ से ये चल रही है बातें, जैसे कंटेक्स्ट में ये कुछ बातें हमने देखी कि किस लिए चाहिए था। ये प्रॉब्लम बढ़नी कहाँ से शुरू हुई कि एक टाइम आएगा कि जब ये लोग अवध को पूरा अनेक्स ही कर लेंगे, ठीक। मिसयूज ऑफ दस्तक्स, देन कम्स दे फोर्स्ड नवाब टू इंक्रीज टैक्सेस। भाई सब्सिडी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए इन्होंने क्या किया, दे फोर्स्ड नवाब टू इंक्रीज टैक्सेस। जिससे क्या होगा, नवाब की जो पॉपुलैरिटी है, नवाब का जो फेम है, लोगों की नज़रों में गिरता जाएगा। नवाब की पॉपुलैरिटी कम होगी, ईआईसी को थोड़ी कोई जानता है, मैं तो नवाब को जानता हूँ। तो यहाँ से नवाब की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होनी शुरू हुई। देखो, अनेक्स अनेक्स करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है ये। नवाब
की पावर को कम कर दो, लोग नवाब से हेट करने लग जाए तब उसको हटाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर नवाब को लोग पसंद करते हैं तुरंत आपने उसको रिमूव कर दिया तो देयर विल बी अ रिवोल्ट, जनता रिवोल्ट कर जाएगी। लेकिन पहले नवाब को गिराओ उनकी नज़रों में, स्टेप बाय स्टेप। देन फिर एक टाइम आएगा मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे हटा दो, तुम अच्छे शासक नहीं हो, जनता का भला नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। देखो क्या सही टेक्निक है, तरीका देखो। कभी दुश्मन को मारना हो पहले उसको बाकी लोगों को नजरों में गिराओ कि और लोग भी उसको चाहें कि हाँ मारो इसको। ठीक है। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा कहाँ तक पहुंचे तेरे, हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अनेक्सेशन क्यों जरूरी हो गया? ईआईसी, ईआईसी, हाँ ईआईसी ब्लीड इकोनॉमिकली बिकॉज, ब्लेड लिख लो, खैर जो भी लिखो, ब्लेड इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ 4 एंग्लो मराठा वॉर्स, सॉरी एंग्लो मैसूर प्लस 1 एंग्लो मराठा वॉर। क्योंकि 1801 तक चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स हो चुके थे, प्लस एक एंग्लो मराठा वॉर भी हो चुका था, है ना भाई 1801, जिसमें क्या हुआ इनका बहुत पैसा खर्च हो चुका था। तो अब ये तरीका खोज रहे थे कि किस तरह से पैसे को हम वापस लाएं। तो इट वाज अनदर रीजन कि भाई अनेक्स करने की तैयारी चल रही है। देखो हुआ क्या, 1801 1801 तक टीपू सुल्तान से लड़ाई चल रही थी, 4 लड़ाई उसके साथ हो गई, उसमें भाई बहुत पैसा खर्च हुआ होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। सिमिलरली एक एंग्लो मराठा वॉर भी हो चुका था तब तक, क्योंकि दूसरा तो 1803 में शुरू होगा। तो इन 5 वॉर्स की वजह से, बाकी फ्रांस से तो लड़ाई चली रही है, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ब्लीड हो चुकी थी, बहुत पैसा खर्च हो गया। अब इनको पैसा वापस करना है तो ये कोशिश करने, अवध को अगर हड़प लेंगे तो कुछ रिकवरी हो जाएगी हमारी, है ना। ओके देन अच्छा एक और रीजन लिखो आप, देन वेलेस्ली अराइव्ड इन 1798। भाई 1801 में वेलेस्ली ही होगा वहां पे, है ना। वेलेस्ली अराइव्ड, उसकी तो पॉलिसी ही थी, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, तो वो तो वैसे ही चक्कर में था, हड़प लो, तो वो भी एक रीजन है कि उस टाइम पे वेलेस्ली था। और अपॉर्चुनिटी कैसे है वेलेस्ली के पास? इन फॉर्म ऑफ सक्सेशन डिस्प्यूट, देयर वाज अ सक्सेशन डिस्प्यूट इन अवध एट दैट टाइम। और वो सक्सेशन डिस्प्यूट आया कैसे, देखो आप, जो नवाब था आसफुद्दौला, ठीक, जिसने भूल भुलैया बनाई, जब आप लखनऊ जाओगे वहां पे लिखा है नवाब आसफुद्दौला, है ना, इट वाज बाय नवाब आसफुद्दौला। तो सक्सेशन डिस्प्यूट क्या था इनमें? तो आसफुद्दौला, आसफुद्दौला, इसका टाइम पीरियड है 75 से 97, हाँ ठीक है, 75 से 97, 1775 टू 1797। 97 में आसफुद्दौला की डेथ हो जाती है। तो इसका जो बेटा होता है, अब मतलब एग्जैक्ट कहीं पे मेंशन नहीं कि ही वाज अ बायोलॉजिकल और नॉट, बट इसका ही बेटा था, ऐसा कहते हैं, ठीक। तो क्या नाम था, ठीक है, तो इसका जो सन था, नाम था वजीर अली, पैदा होते ही वजीर था। देखो वजीर अली का जो क्लेम होता है उसको जो है ईआईसी रिफ्यूज कर देती है कि भाई हम नहीं मानते कि तुम शासक हो नेक्स्ट, ठीक। अच्छा वजीर अली का टाइम पीरियड लिख लो, 1 साल तक ये था, जब बाप मर गया तो बेटा 1 साल के लिए था। 98 में ईआईसी इसको क्या कर देती है कि डिसएग्री कर देती है कि भाई तुम बायोलॉजिकल सन नहीं, खैर बायोलॉजिकल सन वाला तब तक कंसेप्ट ही नहीं, उनको बोल दिया कि हम तुम्हें नहीं मानते कि यू आर द राइट एयर, नहीं। और करती क्या है, इसकी जगह पे सादत अली खान, जो कि भाई है आसफुद्दौला का, ही सन, एंड इसका जो ब्रदर है दैट नेम इज सादत अली खान, SAADAT, सादत अली खान को बना दिया जाता है नवाब ऑफ अवध, ठीक। सादत अली खान को रूलर बना देते हैं ईआईसी। अब ऑब्वियसली बात है कुछ इंटरेस्ट रहा होगा उनका, है ना। टाइम पीरियड लिख लो आप 98 से 14, क्योंकि फिर तो पैरामाउंसी आ जाएगी एंड देन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 1798 से 1814, ठीक। सादत अली खान, लखनऊ में आप जाओगे आपको सादतगंज नाम से जगह मिल जाएगी, इसी के नाम पे है, ठीक है। ही वॉज द ब्रदर ऑफ आसफुद्दौला। ईआईसी को क्या मिलेगा इसके बदले में? ईआईसी को इसने प्रॉमिस किया कि कुछ टेरिटरी देंगे, एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि कौन सी टेरिटरी, बट देयर वाज सम टेरिटरी जो प्रॉमिस की गई थी, ठीक। इन रिटर्न ईआईसी गॉट सम टेरिटरी एंड 76 लाख रुपीज पर एनम। ये 2 चीजें प्रॉमिस थी ईआईसी को, कुछ एरियाज दे देंगे और 76 लाख रुपए पर ईयर आपको हम देते रहेंगे, वॉज प्रॉमिस्ड बाई सादत अली खान।
नहीं समझ आया? सादत अली खान को उन्होंने नवाब बना दिया, बदले में ईआईसी कुछ लेगी कि नहीं लेगी? बदले में ईआईसी को क्या क्या चाहिए? कुछ एरियाज दे दो आप मुझे अवध का, और 76 लाख रुपए पर ईयर दे दो। तो व्हाट ईआईसी गॉट इन रिटर्न? सो ईआईसी गॉट सम टेरिटरी प्लस 76 लाख रुपीज पर एनम इन रिटर्न, ठीक? ओके, देन बाई 1801 सादत अली खान अनेबल टू पे। 1801 आते आते सादत अली खान के भाई पैसे ही नहीं थे, खजाना खाली हो गया। 98 में बना, 3 साल आते आते ही वॉज अनेबल टू पे, हाथ खड़े कर दिया कि भाई मुझसे पे नहीं हो पाएगा, जो करना है कर लो, ठीक? तो बाई 1801 सादत अली खान, टाइम हो गया क्या? अनेबल टू पे, ठीक? 1801 आते आते ही वॉज अनेबल टू पे कि भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो करना करते बने कर लो, ठीक? अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? क्योंकि वही है, टांग अड़ा रहे थे ब्रिटिश जरूरत से ज्यादा। देन वेलेस्ली सेंड हिज ब्रदर हेनरी। अब जब ये हुआ तो वेलेस्ले सेंट हिज ब्रदर हेनरी, ठीक? ही सेंट हिज ब्रदर हेनरी टू इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन अवध। सब्सिडरी अलायंस ऑन अवध। हेनरी को भेजा कि भाई जाओ सब्सिडरी अलायंस तुम एक काम करो, इन पे लगा ही दो, ठीक? और आधा अवध वॉज अनेक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सब्सिडी। आफ्टर दिस हाफ ऑफ अवध वॉज अनेक्स्ड एज पेमेंट ऑफ सब्सिडी। अब उस आधे एरिया में जनरली गोरखपुर, हाफ ऑफ अवध वॉज अनेक्स्ड फॉर एज पेमेंट ऑफ सब्सिडी। गोरखपुर, दोआब एंड देन रोहिलखंड, ये मेजर एरियाज वेयर अनेक्स्ड। एरियाज उस टाइम पे बड़े हुआ करते थे जितना आज आप देखते हो। अब ये दोआब वाला रीजन एग्जैक्ट कौन सा है ये कहीं पे मेंशन नहीं है, क्योंकि दोआब इज व्हाट, दो नदियों के बीच का, कहीं भी हो सकता है, बट हाँ एग्जैक्टली जहां भी हो आसपास रहा होगा। गोरखपुर, दोआब एंड रोहिलखंड। तो आधा अवध इन्होंने यहीं पे हड़प लिया, ठीक? अब देखो आप, आधा अवध हड़प लिया था। द डिमांड ऑफ सब्सिडी केप्ट इंक्रीजिंग, अभी भी इनकी डिमांड खत्म नहीं हुई है। एक तो उसको ले लिया, डिमांड ऑफ सब्सिडी केप्ट इंक्रीजिंग। सब्सिडी केप्ट इंक्रीजिंग। आपको तालुकेदार पता है? तालुकदार है, तालुकदार लाइक लाइक जमींदार, जमींदार, ठीक? जब सब्सिडी की डिमांड बढ़ेगी तो जो नवाब और तालुकदार का रिलेशन होगा सबसे पहले वो खराब होगा, ठीक है? तालुका इज नथिंग बट द जमीन, आज भी बोलते ना कि ये तालुका, अभी भी गांव में आप जाओगे तो तालुकदार सर लाइक द जमींदार। जब डिमांड बढ़ेगी सब्सिडी की तो जमींदार रिलेटेड है किसानों से, किसानों को प्रॉब्लम आएगी तो जमींदार को दिक्कत आएगी, जमींदार को दिक्कत आएगी तो राजा से उनके संबंध खराब होंगे। तो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन नवाब एंड ताल्लुकदार। इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये लोग राजा को बोलने लगे कि भाई कुछ तो डिग्निटी दिखाओ, राजा हो कुछ तो इज्जत रखो इस बात की, ठीक है? तो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द नवाब एंड द तालुकदार्स, प्लस देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Political instability, and hence in 1856 Dalhousie annexed the full of the complete Awadh on the grounds of mal administration। उसने बोला कि ये राजा ही खराब है, अच्छे से राज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा टैक्स आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक? तो 1856 में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ mal एडमिनिस्ट्रेशन, on the grounds of maladministration, Awadh was fully annexed। थोड़े टॉपिक्स आज रह गए, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं।
ठीक है, अवध का annexation समझ आया, कुछ बैकग्राउंड एंड देन दीज थिंग्स क्लियर है, ठीक। कल देखेंगे बेसिकली हम annexation ऑफ द सिख पंजाब, उसके बाद एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंड देन कुछ आइडियोलॉजीज होंगी, फिर देन आगे। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑनलाइन वालों अब भी जा सकते हो।